लेकिन एक चीज जो देख रहा था कि अभी 3-4 लेक्चर थे, हर बार का लेक्चर बाकी सारे वीडियोस की अपेक्षा बहुत बढ़िया जाता है। मतलब उसकी ग्रोथ तेजी से होती है, उसमें वॉच टाइम बढ़िया आता है, और उसी तरीके से एक स्टैटिस्टिक्स हमारे सामने वो दे देता है कि क्या मतलब है। उससे पता चलता है कि अ, लोग अरुण शर्मा सर को देखना चाहते हैं, उनसे पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। और ऐसा पहले है? दिन, अच्छा। हाँ मतलब अब थैंक यू। थैंक यू। ट्रेंड ट्रेंड्स यही दिखा रहे हैं, आप खुद भी देख सकते हैं। मैं स्क्रीनशॉट भी अच्छा, भेज दूंगा आपको, स्टैटिस्टिक्स अच्छे ठीक है। जाते हैं उसमें बाकी वीडियो के कंपैरिजन। मतलब अगर आज मैंने वीडियो डाला और कल अरुण शर्मा सर अच्छा। का डाला है, तो अरुण शर्मा सर का ज़्यादा उसमें बढ़िया जाएगा। सो दैट शोज हाँ। दैट पीपल वांट अरे टू वाह! हियर यू। और थैंक यू, थैंक यू। अब तो नहीं, हम इसका लोग कुछ करेंगे। अगर मैं कुछ और नहीं कर रहा हूँगा, तो ये वीडियोज़ बनाएँगे और इससे ये ना हिंदी स्पीकिंग स्टूडेंट्स की एक तरह से बिल्कुल, बिल्कुल, सेवा हो जाएगी। हाँ, हाँ। बिल्कुल। कोई अ, कोई स्पेसिफिक टॉपिक लेके, हाँ, कोर्स के या कोर्स के बाहर के, जी, उन पे हम लोग बातचीत करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। और सर पहले भी आप कर ही चुके हैं, और का हाँ, मतलब मुझे जो सबसे अच्छी बात लगती है वो ये लगती है कि हाँ, कैसे किसी कॉन्सेप्ट को हम उस लेवल पे समझा पाएँ, जहाँ पे एक बच्चे की समझ में आ पाए, वो जो उसके राइट, लेवल पे राइट, जाके हम राइट, करें। ऐसा ना हो राइट, बच्चा राइट, ज़मीन पर है और हम राइट, एक 4000 फुट पे एक एरोप्लेन उड़ा रहे हैं, वो वाली राइट, चीज़ थोड़ी-सी ज़्यादा हो जाती है। राइट, तो राइट। जो मैंने मिस किया बहुत सारे प्रोफ़ेसर्स में, वो ये किया कि हाँ, आप बहुत ऊपर ले गए और बच्चा था बहुत नीचे, और एक गैप एक्चुअली वो एक्चुअली वो बहुत ऊपर ले जाने का अर्थ ये समझते हैं हुँ, कि एक कंसेप्ट को समझाने के लिए दूसरे कंसेप्ट का सहारा लें। ओके। हाँ, तो हुँ, हुँ, हुँ। और उस प्रोसेस में उनमें और विद्यार्थियों में कम्युनिकेशन स्टैब्लिश नहीं हो पाता। हुँ, हुँ, एक कंसेप्ट लो और इसका मतलब ये क्या है, ये हुँ। आसपास की एग्जाम्पल्स देके अगर आप बता सकें बच्चों को, बिल्कुल, तो बिल्कुल, उनकी समझ में आ जाएगा। बिल्कुल, ये बात। नहीं तो अगर आप कंसेप्ट्स को कंसेप्ट से ही समझाएंगे, हुँ। तो उसमें फिर कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम रहेगी। वो जेई टाइप का क्वेश्चन हो जाता है। तो सर मैंने देखा है कि ये आईआईटी वाले प्रोफ़ेसर इसको थोड़ा-सा और रिलेट करके पढ़ा पाते हैं। मैंने कुछ लेक्चर्स देखे थे वॉल्टर लिविन के और एससी वर्मा के सर के, हाँ, 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 तो हाँ। उनका भी यही था कि हम फिज़िक्स लेते हैं और रियल लाइफ़ लेते हैं और जोड़ के बताते हैं। तुम ऐसे मत राइट, समझो कि राइट, हाँ, राइट, तुम सिर्फ़ राइट, किताब पढ़ रहे हो, तुम्हें एक न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। तुम समझ लो कि क्या राइट, चीज़ है, वास्तव में कैसा दिखता है। राइट। क्योंकि मेरे तो साथ में 12th में क्या दिक्कत रहती थी कि मुझे केमिस्ट्री में बेंजीन पढ़ाया जाता था, और मैं समझ राइट। नहीं पाता था कि ये बेंजीन है कहाँ, मुझे बताओ तो कैसे रेजोनेंस कर रहा है, मुझे दिख ही नहीं रहा है, तो तुम बता रहे हो किताब में, कहाँ है दिखाओ ना। बिल्कुल, तो वो एक एक बिल्कुल, वास्तविकता बिल्कुल, में दिखता नहीं था, और कभी भी हम रिलेट नहीं कर पाते हैं इससे। बिल्कुल। हम भी जब इंटर में थे तो उस साल इनर्ट गैसेस का केमिस्ट्री में नया टॉपिक आया था। हाँ और लेकिन हमारी समझ लो ये क्या है इनर्ट गैसेस, कहाँ इनकी क्या, क्यों हम पढ़ रहे हैं क्या। हाँ वो हाँ हमको ये बताया जाता था कि आर्गन, और आर्गन का हाँ फॉर्मूला हाँ ये, हाँ उसका हाँ स्ट्रक्चर ये, हाँ और बस उसके कुछ गुण दोष, हाँ और बस एग्जाम में वही लिख के पास, तो रटना पड़ता था। हाँ हाँ। समझ में कुछ नहीं आता था, रटना पड़ता था। बिल्कुल, बिल्कुल। मुझे भी यही था कि हाँ, हमने एक बहुत एब्रिविएशन बना लिया है, हलीना करे रब से फरियाद, और ठीक है मुझे पूरी सीरीज़ याद हो गई, लेकिन मुझे आज तक बस। उस चीज़ को समझ में नहीं आया। पहला सर तो वो मैं, ऐसा, हाँ सर हाँ, आप हाँ, बताइए, हाँ। आप बताइए। तो वो ऐसा हो जाता है जैसे हम कुरान शरीफ को अरबी में याद कर लें। ओके। हाँ, हाँ, पर बिल्कुल पता नहीं होता कि हाँ, कुरान कह क्या रही है। हाँ, हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमने आपने रट लिया, और जब भी आपसे कोई पूछेगा कि उसका बस, मतलब क्या है, आप बता बस, देंगे। हुँ। बस। लेकिन सर इस बारे में एक बात और भी आती है कि मेमोराइज़ेशन और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, मुझे लगता है ये हम्म। थोड़ा-सा इंटरलिंक्ड है, और मेमोराइज़ेशन राइट। को जितना हम अंडररेट करते हैं, मुझे लगता है ये बहुत हाँ, बड़ी चीज़ है। अगर कोई व्यक्ति इस हद तक की मेमोराइज़ेशन रखता है, तो मुझे लगता है कि फिर उसका काम रुकेगा नहीं यहाँ पर। जैसे हाँ। दोनों चीज चाहिए, दोनों चीज चाहिए, मेमोराइजेशन भी चाहिए और उसकी एप्लीकेशन की समझ भी चाहिए, दोनों ही चीज चाहिए। दोनों लेकिन है अलग अलग चीजें। हाँ, क्योंकि मैंने देखा सर बहुत बच्चे कॉन्सेप्ट की जड़ में नहीं गए, लेकिन उन्हें ये पता है कि दैट हैपेंस, ये होता है, इस बस, वजह से ऐसा है, मुझे बस, मैंने बस, याद किया हुआ है इसे, बस, और बस, बस, कोई बस। ज़रूरत भी नहीं पड़ी उस तरीके की। राइट। हुँ।
सर अभी आपका हाँ रिटायरमेंट हुआ है 30 तारीख को। बहुत बहुत हाँ बधाई जी, आपको। आपने काफी साल आईआईटी धन्यवाद। कानपुर में अपने अमूल्य साल दिए, और आईआईटी से आपने काफी कुछ लिया, काफी कुछ दिया भी। मेरा एक जो जनरल क्वेश्चन वो ये था कि आईआई कहीं भी जब रिटायरमेंट की बात आती है तो पहले जो नोशन था वो, मेरे ताऊ जी बताते हैं, अभी जो हाल में रिटायर हुआ, ये था कि हाँ, रिटायर होना बहुत अच्छी बात नहीं मानी जाती थी पहले। अब हम रिटायर हो गए, अब हम क्या करेंगे, ये वाली चीज होती थी। लेकिन अब रिटायरमेंट को सेलिब्रेट किया जा रहा है, पार्टी दी जा रही, बकायदा हम सारे लोगों को बुलाएंगे और कहेंगे देखो देखो मैं रिटायर हो गया। ये पैराडाइम शिफ्ट कैसे हुआ सर? मतलब कैसे आपने जब शुरुआती दौर में देखा होगा और अब देख रहे हैं कि हाँ, अब एक सैडनेस की बजाय एक एंजॉयमेंट हो गया अभी है, ये वाली चीज कैसे चेंज हुई? क्या इसमें कुछ परिवर्तन दिखा? एक्चुअली एक्चुअली इसके पीछे मैं ये कहूंगा कि जो हमारा आधुनिक या परा आधुनिक समाज है, हम्म। इसमें सेलिब्रेशंस सेंटर फ्रंट स्टेज पे आ गए हैं। ओके। सामने सेलिब्रेशंस हैं हम्म। हर चीज में आजकल तो। जैसे पहले जमाने में हम्म। अगर किसी का किसी से प्रेम संबंध है और किसी वजह से प्रेम विच्छेद संबंध विच्छेद हो जाता है, हाँ हाँ। तो वो एक बहुत ज्यादा पीड़ादायक बात होती थी। हम्म। और कई बार तो लोग आत्महत्या तक कर लेते थे। ओके। आजकल आप देखेंगे कि अपने विश्वविद्यालय के लड़के लड़कियों में संबंध विच्छेद को भी सेलिब्रेट करते हैं। और ब्रेकअप पार्टी ऐसे कराई आपको जाती है। सिनेमा जिससे हम प्रभावित होते हैं उसमें ऐसे गाने भी हैं कि हम्म। जिससे जो ब्रेकअप का सेलिब्रेशन। तो हम्म। आजकल जो है ना, कुछ समाज हमारा इस तरह का हो गया कि हम बुरी चीजों को छुपाते हैं, यहाँ तक कि बीमारियां और मृत्यु को भी छुपाते हैं। हम्म। तो हम्म। आजकल मृत्यु जो है हॉस्पिटल में होती है, जबकि पहले मृत्यु एक सार्वजनिक घटना थी और हम्म। घरों में होती थी। लोग देखते थे, 6 महीने साल भर, कई बार 10-10 साल कैसे कैसे तिल तिल करके आदमी सफर कर रहा मर रहा उसको देखते थे। और उससे एक शिक्षा पूरे समाज में वो एक शिक्षा का कारण भी बनती थी एक किस्म की। ठीक है। आज जब हॉस्पिटल में मृत्यु होती है तो किसी को पता ही नहीं होता कि मृत्यु क्या थी। मृत्यु को हम छिपाना चाहते हैं और वहां से चुपचाप उसको बंद करके ले जाके अपना जो भी जहां भी क्रिमेट करना ले गए, या बरियल करना बरियल कर दिया। तो मुझे ये, जैसे मैं अपना अनुभव बताऊं, तो मैं बिल्कुल ये नहीं कह सकता कि मुझे इस बात का दुख नहीं है कि हम्म। रिटायर हो गए। मेरे लिए कोई उत्सव नहीं है। हम्म। हाँ, चूंकि मेरे अंदर थोड़ा सा आध्यात्मिक भाव भी है, तो बिल्कुल। मैं इसको भी एक जीवन की घटना के रूप में ले रहा हूँ। हो सकता है इस घटना से कुछ अच्छा भी पैदा हो हम्म। सकता है इस घटना से अच्छा कुछ ना पैदा हो। लेकिन हमको किसी भी घटना के प्रति एक समान भाव रखना ही है। हम्म। और हमको ये तय करना है कि अब हम अपने और समाज के लिए उपयोगी क्या कार्य कर सकते हैं। हम्म। अगर ये मेरे हाथ में होता हम्म। तो अम, मेरे लिए दुख की बात है रिटायर होना। और मैं रिटायर नहीं होता। मैं बिल्कुल, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि एक सेलिब्रेशन की बात है। हाँ। सेलिब्रेशन तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन एक, चूंकि मूल रूप से कहीं ना कहीं कोई गौतम बुद्ध का या वेदांत का या भक्ति अपने लंबे भक्ति का प्रभाव है जो भी है, तो मेरे लिए अवसाद के क्षण भी नहीं है। मेरे लिए तो बस प्रश्न ये है कि अब मैं अपने जीवन को अपने और समाज के लिए उपयोगी रूप से कैसे जी सकता हूँ। रिटायरमेंट तो हो गया, और मेरे हाथ में होता तो मैं रिटायर नहीं होता। तो सेलिब्रेशन जिस सेंस में आजकल सेलिब्रेशन शब्द का इस्तेमाल होता है, हम्म। मेरे लिए सेलिब्रेशन का विषय नहीं है। मुझे लगता है अब आपने यहाँ पे एक फंक्शनल अल्टरनेटिव ढूंढ लिया है अपने लिए कि हम कैसे कार्य कर सकते हैं, जैसे हम वहां पे कार्य कर रहे थे उस तरीके से। क्या ऐसा है? राइट, मिल जाएगा, कुछ ना कुछ मिल जाएगा, क्योंकि कई विश्वविद्यालय हैं जहां मैं लेक्चर देता रहा हूँ, हम्म। या ऑनलाइन क्लासेस पढ़ाई है। अब पहले तो मेरा मेरा काम है कि नए मकान में लखनऊ शिफ्ट करना, उसमें काफी टाइम लगता है। हम्म। और छोटी मोटी बातें हैं, बिजली है, गैस है, घर को सेट करना है, ये सब कर लूं, जिसमें करीब 1 महीना लग जाएगा। तो हम्म। उसके बाद फिर मैं देखूंगा कि मैं एकेडमिकली क्या कर सकता हूँ, किस
किसी के साथ मिलकर पेपर लिख सकता हूँ। मेरी वैसे प्रेफरेंस तो टीचिंग की रहेगी, मुझे बच्चों के साथ इंटरेक्ट करना ज्यादा अच्छा लगता है। तो मुझे भी लगता है कि प्रोफेसर का पहला काम यही होना चाहिए, मतलब उसका 3 काम होते हैं: रिसर्च करना, पेपर लिखना और पढ़ाना। अगर मैं प्रायोरिटी दूं तो इसमें वो पढ़ाने वाले को ही प्रायोरिटी दे, फिर बाद में राइट, रिसर्च करके पेपर लिखते हैं तो वो वाली चीजें राइट, अलग हो जाती है। राइट, लेकिन कुछ राइट, राइट। लोग। अच्छा, हाँ, रिसर्च करने में ये भी बात है कि रिसर्च अब पुराने जमाने की आयरन जिसको कहते हैं ना कि आयरन केज अ, रहती। मतलब आर्म चेयर फिलोसफी जिसको ओके कहते थे, ओके, जीएस घुरिए। आर्म चेयर के हाँ। आर्म चेयर के आप लाइब्रेरी में बैठ के या अपने चिंतन के द्वारा कुछ हम्म। नई नई चीजें निकाल रहे हैं और हम्म। लिख रहे हैं, वैसी वैसी रिसर्च तो रही नहीं है। और हम्म। सोशियोलॉजी में विशेषकर जहाँ रिसर्च अन्वेषण और निरीक्षण पर आधारित है, हम हम्म। कहते हैं प्रत्यक्षवाद, पॉजिटिविज्म, प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष आंकड़ों पर आधारित है। तो आपके पास आंकड़ों के रिसोर्सेज हम्म। चाहिए, उसके लिए आपके पास स्टाफ चाहिए आंकड़े कलेक्ट करने के लिए, उसके लिए आपके पास पैसा चाहिए। और तो वो तो मुश्किल होगा, क्योंकि हम किसी भी भारतीय या विदेशी संस्था के पास अगर पैसा मांगने जाएंगे हम्म। तो वो चाहेंगे कि किसी इंस्टीट्यूट के साथ हम एफिलिएट करें। हम्म। और अगर पैसा नहीं होगा, एफिलिएशन नहीं होगा, पैसा नहीं होगा, तो रिसर्च भी नहीं हो सकती। मैंने काफी फील्ड वर्क किया है, लेकिन वो फील्ड वर्क तभी हो सकता है, या फिर दूसरा तरीका ये है कि हम कुछ माइक्रोफाइल एनएफएचएस की या एनएसएस का डेटा ले लें, या कोई और लेकिन सर अप्लाइड इन सब में तो इकोनॉमिक्स। एक बाध्यता भी रहती है ना, कि आपको उनके हिसाब से काम करना पड़ेगा। कुछ चीजें वो चाहते हैं वो आपको बतानी पड़ेगी, ना कि जो आप चाहते हैं वो। मान लीजिए आप किसी अन्य तरीके की हाँ, सामाजिक वास्तविकता में बिलीव करते हैं, लेकिन उनका कहना है कि नहीं, मुझे इस प्रकार की चीजें बताओ, मुझे इसी क्षेत्र में बताओ कि क्या करना है और इसी हाँ, तरीके से हाँ, हाँ, बताओ। क्योंकि मैंने भी कई बार हाँ, फील्ड सर्वे और रिसर्च वगैरह किया, तो मैंने देखा कि ऊपर के जो आला अधिकारी हैं, उन्होंने कई बार आंकड़ों को बदलने के बारे में और उनको मैनिपुलेट करने के बारे में, वास्तविकता कुछ और है बताना कुछ और है वाले दबाव में काम करना पड़ा, जो कि। हमारा हमेशा ऐसा अनुभव नहीं रहा। मैं कई ऐसे रिसर्च प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व रहा, कई बार मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन टाइप भी, जिसमें गवर्नमेंट के या हम्म। किसी और संस्था के लिए हम लोगों ने काम किया, यूनिसेफ के लिए काम किया, या जी। पाथफाइंडर्स इंटरनेशनल के लिए काम किया। हम्म। तो मैंने देखा कि ये हमेशा नहीं होता। हमारा अनुभव तो नहीं है कि किसी ने हमसे ये कहा हो कि आपको रिपोर्ट में ये लिखना है, हाँ। बल्कि हमने सरकारी रिसर्च में भी ये देखा हम्म। कि जबकि क्या है कि जो रिसर्चर्स हैं हम्म। वो खुद ही ये सोच के कई बार रिपोर्ट बनाते हैं कि हमारी ये रिपोर्ट अधिकारी को पसंद आएगी, हम्म। सेक्रेटरी, डिपार्टमेंटल सेक्रेटरी को पसंद आएगी, ठीक। तो वो खुद ही गड़बड़ करते हैं। ओके। अदरवाइज जब आप खुद सच्ची बातें बताते हैं, क्रिटिकल बताते हैं, हम्म। कई बार ऐसा होता था कि कोई हमने मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन टाइप का काम किया, हम्म। तो जो उस कंसर्न विभाग का सचिव था, वो हम्म। दिल्ली में हमारी ही संस्था को खाली बुलाता था प्रेजेंटेशन के लिए। ओके। और भी 25-30 संस्थाएं होती थी या दूसरे राज्यों की संस्थाएं हम्म। थी, उनको नहीं बुलाते थे, क्योंकि उन उन्होंने वो ही लिख रहा होता था कि जो उनके उनके लिहाज से लिखना चाहिए। तो हम्म। उनसे सेक्रेटरी की कोई शिक्षा नहीं होती थी। जबकि ओके। जब हम उनको ग्राउंड रियलिटी बताते थे, थोड़ा बहुत क्रिटिकल तो होते ही थे, हम्म। जब ग्राउंड रियलिटी बताते थे, तो वो भी जानना चाहते हैं कि फील्ड में क्या हो रहा है। जो हम्म। बड़े अधिकारी हैं सरकार, भारत सरकार के या हम्म। प्रांतीय सरकार के जो अधिकारी हैं टॉप लेवल के, जी। वो जानना चाहते हैं कि क्या सच्चाई है। हम्म। तो बहुत सारे रिसर्चर खुद ही धोखा देते हैं और ऐसी ऐसी बातें लिख देते हैं या लिखना चाहते हैं कि जो उन्हें पसंद आए। ऐसी बात नहीं है। अगर आप सही बातें लिखते हैं और तो हो जैसा सकता है देखते हैं मेरा वैसा सैंपल छोटा हो उस बारे में, क्योंकि मैंने एक ही दो बार फील्ड पर गया और इस तरह की रिसर्च करी बड़ी संस्थान के साथ। हो सकता है हाँ, कि आप जो बता रहे हो वो सही हो, लेकिन मेरा बहुत छोटा सैंपल था, पर्सनल एक्सपीरियंस था, और जैसा हाँ। ढांचा काम करता है उस तरीके से। अ, हमने बड़ी संस्थाओं में यूनिसेफ के लिए बहुत सारा काम किया था। जैसा। तो सिचुएशन एनालिसिस बल्कि हम लोगों ने ही डेवलप किया था, उसकी टेक्निक, मेथोडोलॉजी, ओके। एचआईवी की सिचुएशन एनालिसिस।
और वो चाहते थे कि फिर पूरे हिंदुस्तान में हम काम करें, लेकिन हमने उत्तर प्रदेश में ललितपुर पहला डिस्ट्रिक्ट था, इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट, वहां काम किया। उसके बाद 8 और डिस्ट्रिक्ट में काम किया जो HIV की दृष्टि से ज्यादा संवेदनशील थे। उसके बाद वो चाहते थे कि और प्रांतों में भी काम करें, लेकिन मैंने फिर मना कर दिया, क्योंकि मेरी प्रायोरिटी है, मेरी जो प्रमुख भूमिका थी वो तो IIT में टीचिंग की थी। तो IIT के टीचर के रूप में हम उतना टाइम नहीं दे सकते थे। तो हमने उनसे कहा, देखो भाई, हमने तुम्हारे लिए इंडिकेटर्स बना दिए, मेथोडोलॉजी डेवलप कर ली, अब तुम किसी और संस्था को स्पॉन्सर कर सकते हो ये रिसर्च। लेकिन अगली बार मुझे याद कर लीजिएगा अगर ऐसा कुछ आता है, क्योंकि उससे मुझे भी एक्सपीरियंस मिल जाएगा। ठीक। तो सर, जैसा आपने अभी बताया था कि 12th में आपने साइंस पढ़ा, तो फिर ये साइंस से सोशियोलॉजी का सफर कैसे रहा? क्योंकि कोई भी ये नहीं कहेगा कि जाओ हमने सोशियोलॉजी में 12th में जो कॉमन सा कॉम्बिनेशन होता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का, वो था मेरे पास। बिल्कुल। और BSc में जब हम गए तो मैंने फिजिक्स, मैथ और स्टैटिस्टिक्स ले लिया। ओके। केमिस्ट्री छोड़ दिया। केमिस्ट्री इसलिए छोड़ दिया कि केमिस्ट्री बहुत ज्यादा रटने वाला विषय था। सर, और मैं उतना रट नहीं। पर्सनली केमिस्ट्री बहुत पसंद था, क्योंकि मेरा जो ट्यूशन टीचर था वो बहुत ही अच्छे से पढ़ाते थे। तो केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा नंबर आए, क्योंकि उन्होंने मैकेनिज्म बता दी थी कि रिएक्शन क्या ऐसे होती है। वो टीचर होना चाहिए मेरे हिसाब से उस तरीके से। हो सकता है हमारे टीचर उतने अच्छे ना हो इंटर में, तो हमें केमिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं आता था, मार्क्स भी कम आए, तो हमने केमिस्ट्री छोड़ के, अच्छा, स्टैटिस्टिक्स उन दिनों एक नया विषय था। बहुत ही कम लोग स्टैटिस्टिक्स करते थे। BSc में कोई 10-11 बच्चे स्टैटिस्टिक्स करते थे। तो हमने बर्धमान कॉलेज बिजनौर, वहां पे फिजिक्स, मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स से BSc किया। और उसके बाद सोचा MSc कर ले, तो MSc वहां पे मैथ्स में था और केमिस्ट्री फिजिक्स में था। स्टैटिस्टिक्स में MSc नहीं था। और MSc के लिए हमें मेरठ जाना पड़ा, क्योंकि मेरठ विश्वविद्यालय में उस समय स्टैटिस्टिक्स था, और मेरठ की स्टैटिस्टिक्स अच्छी थी। उस समय के टीचर्स बहुत अच्छे थे, और वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक अच्छा सेंटर हायर टीचिंग एंड रिसर्च का था। आज की जैसी हालत नहीं थी, मेरठ का बहुत नाम था उन दिनों। अच्छा। तो फिर मैं एक तो बिजनौर से लगा हुआ ही था, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं। अब उसको चौधरी चरण सिंह। तो उस समय नई बनी थी मेरठ यूनिवर्सिटी, और पहले आगरा का हिस्सा थी। लेकिन जो मेरठ कॉलेज था वो स्टैटिस्टिक्स के लिए काफी जाना जाता था उत्तर प्रदेश में, और अच्छे टीचर्स थे। तो वहां से हमने फिर MSc स्टैटिस्टिक्स की। फिर ये हुआ कि कुछ दिनों 2-3 साल हमने एक उत्तर प्रदेश सरकार की नौकरी भी की, स्टेट प्लानिंग इंस्टीट्यूट की, रिसर्च टाइप की थी, इन्वेस्टिगेटर कम कंप्यूटर, छोटी पोजीशन थी। और लेकिन हमको अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए एक सैलरी भी बहुत कम थी और फील्ड वर्क बहुत करना पड़ता था। जाड़ा, गर्मी, बरसात, हमको गांव में जाके डेटा कलेक्ट करना पड़ता था, इंडस्ट्री में भी जाना पड़ता था, कई बार शहरों में जाना पड़ता था। सब तरह के NSS के साथ लिंक था, तो सब तरह की सर्वेज में मैं रहा, लेकिन सैलरी भी कम थी और काम बहुत कठिन था। गांव में कोई रहने की व्यवस्था भी नहीं हो पाती थी। तो मैं सोच रहा था कि हम क्या कर सकते हैं। तभी हमारे जो मेरठ के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, उन्होंने बताया कि एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंसेज है बॉम्बे में। उन दिनों उसको पॉपुलेशन स्टडीज कहते थे, अब पॉपुलेशन साइंसेज कहते हैं। तो IIPS मुंबई। तो वहां हमारे मेरठ कॉलेज से MSc करके पहले भी 2-3 बच्चे जा चुके थे। और उन सब ने टॉप किया था वहां पे, तो रेपुटेशन बन गई थी। तो हमारे हेड ने वहां के लिए रिकमेंड कर दिया, और हम गए, इंटरव्यू दिया, आसानी से एडमिशन हो गया, क्योंकि उन लोगों की एक्सपेक्टेशन भी ये रही होगी कि ये भी मेरठ कॉलेज से आ रहा तो अच्छा ही होगा। फर्स्ट डिवीजन तो थी और पोजीशन भी अच्छी थी, तो हमारा वहां डेमोग्राफी में एडमिशन हो गया। वो सर्टिफिकेट इन पॉपुलेशन स्टडीज, CPS, 1 साल का कोर्स होता था। और यूनाइटेड नेशंस की, वहां दोनों तरह के स्टूडेंट्स होते थे, विदेशी भी और देशी। तो विदेशी स्टूडेंट्स को UN फेलोशिप मिलती थी, देशी स्टूडेंट्स 10 होते थे,
उन 10 स्टूडेंट्स को भारत सरकार की फेलोशिप मिलती थी। बहुत बढ़िया। और उनमें जो अच्छा करते थे, ऐसे 4 इंडियन स्टूडेंट्स का डिप्लोमा में एडमिशन होता था। ठीक है। तो चूंकि मेरी वहां सेकंड पोजीशन थी, तो मेरा डिप्लोमा में एडमिशन हो गया और मैंने 1 साल और बिताया, तो 2 साल IIPS में बिताया। डिप्लोमा में लकीली गोल्ड मेडल आ गया। उसके बाद मैं नौकरी करना चाहता था, पर हमारे टीचर्स कह रहे थे कि नहीं, तुम पीएचडी टाइप के हो। तो और हमने कहा भाई हमको तो नौकरी करनी है, पैसे कमाने हैं, घर की भी मदद करनी है, लेकिन हमारे टीचर्स ने जबरदस्ती करके हमारा वहाँ IIT बॉम्बे में पीएचडी में एडमिशन करा दिया। यहाँ तक कि पहली फीस भी वहाँ पे ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज में एक सोशल डेमोग्राफर थे, तो उनके अंडर में मेरा एडमिशन वहां करा दिया। वो सोशियोलॉजी में थे फॉर्मली, इसलिए मैं भी सोशियोलॉजिस्ट कहलाया। तो काम वो डेमोग्राफी का था। तो मैं कह रहा था कि ऐसे उस समय टीचर भी ऐसे होते थे कि शायद 400 रुपए खर्चा हुआ था एडमिशन का, तो 300 रुपए एक टीचर ने दिए, 100 रुपए एक टीचर ने दिए। 300 रुपए सक्सेना साहब ने दिए, 100 रुपए एक पाठक जी थे उन्होंने दिए, एडमिशन करा दिया। बाद में मेरी पहली प्रायोरिटी ये हुई कि जब स्कॉलरशिप मिलता रहे तो पहले उनका उधार चुकाऊं और बाद में कुछ। तो मैंने जो हॉस्टल में लोहे के पलंग होते थे उनके लिए गद्दा 6 महीने बाद खरीदा। जाड़े में ही मैं लोहे के पलंग पे ऐसे ही सोता रहा, लेकिन मुझे ये था कि टीचर्स के जो उधार है वो चुकाना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग पढ़े। फिर मैंने बहुत ही, आप यकीन नहीं करेंगे कि 2.25 साल में पीएचडी कर ली, जबकि 1 साल कोर्स वर्क नहीं यकीन करेंगे, ये तो बिल्कुल नहीं यकीन करेंगे। 1 साल कोर्स वर्क किया और करीब 1.25 साल पीएचडी में लगाया और 2.25 साल में मैंने पीएचडी कर ली। उसके बाद एक साराभाई ग्रुप की संस्था ऑपरेशंस रिसर्च ग्रुप, आजकल वो खत्म हो गया या दूसरे एक ग्रुप में मर्ज हो गया। ORG मार्क आपने सर्वे सुना होगा या अखबारों में देखा होगा, ORG मार्क। तो ORG होता था एक, वो रिसर्च की नई यूनिट थी सोशल साइंस में, लेकिन भारत का पहला फैमिली प्लानिंग सर्वे ऑल इंडिया वो भारत सरकार ने भी नहीं किया था, वो ORG ने किया था। और चूंकि मेरी बैकग्राउंड सोशल डेमोग्राफी की थी, फैमिली प्लानिंग की थी, तो मुझे वहां पे जॉब मिल गया और अच्छी प्राइवेट सेक्टर में तो अच्छी सैलरी मिलती है, तो यूनिवर्सिटी में जो रीडर की पोजीशन होती है लगभग उतनी सैलरी का मुझे जॉब मिल गया। लेकिन मैं वहां खुश नहीं था, क्योंकि शायद एक कारण ये था कि जो गरीब घरों से लोग आते हैं वो सिक्योरिटी सबसे पहले ढूंढते हैं। बिल्कुल। तो प्राइवेट सेक्टर में ये एक बार में आपस में लोग बात कर रहे थे, तो एक सरदार जी थे, वो वहां पे गेस्ट हाउस के इंचार्ज थे, तो मैं पूछ रहा था ये सरदार जी की क्या बैकग्राउंड है, तो किसी ने बताया कि ये भी किसी जमाने में आपकी तरह रिसर्चर बन के यहाँ पे आए थे, और कंपनी जब किसी से खुश नहीं होती तो निकालती तो नहीं है, लेकिन उसको इस तरह के उल्टे सीधे काम दे देती है। तो मुझे लगा कि हाल हो जाएगा, तो मुझे लगा यार हमारे साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है। तो फिर जैसी IIT कानपुर में लेक्चरर में मेरा सिलेक्शन हुआ, तो जबकि सैलरी कम थी, मैं तुरंत बिना बताए वहां पे किसी को ORG से भाग के कानपुर आ गया। ये इस तरह से, और तब इस तरह से कहने वहां पे अपॉइंटमेंट सोशियोलॉजी में हुआ, इसलिए मैं कहने के लिए सोशियोलॉजिस्ट बन गया। सर आप ही के साथ के ही हैं प्रोफेसर JP सिंह, आपकी उनसे बातचीत वगैरह होती है? वो भी डेमोग्राफर हैं। हाँ, मैंने भी उनका भी इंटरव्यू लिया था पिछली बार। राइट, कॉन्फ्रेंस, एक दो कॉन्फ्रेंसेज में मिले हैं। राइट, वो भी काफी हम्बल लगे मुझे और काफी डीप काम उन्होंने किया है इंडियन डेमोग्राफी में, और उनकी भी थोड़ी सी बैकग्राउंड कुछ ही वो भी डेमोग्राफर हैं। तो आप लोगों ने मिलके काम करना नहीं, क्योंकि वो भी अब रिटायर हो गए। मेरा उनसे इतना कोई घनिष्ठ संबंध नहीं है, लेकिन चूंकि वो पॉपुलेशन में काम करते थे, तो कई बार कॉन्फ्रेंसेज में उनसे भेंट हुई थी। अच्छा, जो पॉपुलेशन से रिलेटेड कॉन्फ्रेंसेज में उनसे भेंट हुई थी। अच्छा, अब तो हाल फिलहाल में नहीं हो पाई आपकी? नहीं, अभी संपर्क में नहीं है, क्योंकि अभी फिर मुझे ये लगा कि जब अब भगवान ने हमको सोशियोलॉजिस्ट बना ही दिया है, चाहे हम पसंद करें या ना करें, और मुझे इस बात का बड़ा एहसास था। तो पहले तो ये कि सोशियोलॉजिस्ट बना दिया है तो सोशियोलॉजी आनी भी चाहिए,
तो मैंने फिर सोशियोलॉजी को पढ़ना शुरू किया, यहाँ आने के बाद ही सीरियसली। आप जानते हैं स्टूडेंट्स लाइफ में आप इतना सीरियसली नहीं पढ़ते, लेकिन जब आप टीचर बन जाते हैं तो चूंकि आपको पढ़ाना है और क्लियर करना कोई विषय विद्यार्थियों को, तो आपको ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ के सोशियोलॉजी पढ़ना शुरू किया, बोटोमोर की किताब पढ़ी, एलेक्स इंगल्स की किताब पढ़ी, सोशियोलॉजी की किताबें पढ़नी शुरू, कार्ल मार्क्स को पढ़ा, और फिर सोशियोलॉजी के कोर्सेज पढ़ाए। मैथोडोलॉजी और स्टैटिस्टिक्स पढ़ाने में तो मुझे कोई दिक्कत आती ही नहीं थी। वो तो आज भी मैं बिना पढ़े पढ़ा सकता हूँ, ऐसा कुछ था। तो वो कोर्सेज पढ़ाए। मेरे ख्याल से मैंने सबसे ज्यादा कोर्सेज पढ़ाए होंगे आईआईटी में, मतलब वैरायटी बहुत थी, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड कोर्सेज, रिसर्च मेथड्स, डेमोग्राफी, ये तो मेरे लिए बहुत ही आसान कोर्सेज थे। लेकिन सोशियोलॉजी, इंट्रोडक्टरी सोशियोलॉजी और सोशियोलॉजिकल थ्योरीज, इनको पढ़ाने के लिए, और मैं इसको अपने लिए एक चैलेंज मानता था कि मैं कैसे सोशियोलॉजी का और सोशियोलॉजिकल थ्योरी का अच्छा टीचर बन सकूं, क्या विद्यार्थी मुझे इस रूप में लाइक करेंगे। तो मेरी सोशियोलॉजी की पढ़ाई शुरू हुई। और मैं आपको बताऊं कि ये मैं आत्मश्लाघा की वजह से नहीं कह रहा, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब आप मेहनत करते हैं तो कुछ हो ही जाता है। तो आए, और उसके पीछे मेरे सोशियोलॉजी के कोर्सेज में स्टूडेंट्स द्वारा अच्छा इवैल्यूएशन दिया जाना एक फैक्टर है। ओके। तो मुझे इस बात की खुशी है कि मैं अपने जीवन में सोशियोलॉजी का एक अच्छा टीचर बन पाया, जबकि मैं सोशियोलॉजी का ईमानदारी से देखा जाए तो विद्यार्थी नहीं रहा। ये एक बड़ी अच्छी जर्नी रही सर, क्योंकि बहुत लोग इसी तरीके सोशियोलॉजी में एंटर करते हैं अनायास तरीके से। मैं भी अगर अपनी बातचीत करूं तो मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था, और फिर मैंने जी जी बीएससी जी। किया, और फिर ये हुआ कि एक डाउनफॉल आया, और उसके तहत समाजशास्त्र में एंट्री हुई बीए में, और फिर अब यहाँ तक राइट। के शरण में लेकिन आए। ये तो देखिए, सोशियोलॉजी मुश्किल से 200 साल पुराना सब्जेक्ट है। हाँ, तो जो अर्ली सोशियोलॉजिस्ट में आपके, किसी का भी आप नाम उठा के देख लो, जिनको हम फाउंडिंग फादर्स ऑफ सोशियोलॉजी कहते हैं, यस सर। वो मैथमेटिशियन थे या इंजीनियर थे या कुछ और थे। कुछ मैथमेटिशियंस और इंजीनियर्स बहुत है। जब तक डिस्ट्रिक्ट स्कूल है वो तो मैथमेटिशियंस और इंजीनियर्स की देन है। ये बाद में फिलोसोफर्स आ गए, और क्वालिटेटिव वाला जो स्कूल है या थ्योरेटिकल स्कूल, ये यूरोपियन स्कूल है, उस फिनोमेनोलॉजी है, उसमें फिलोसोफर्स का योगदान ज्यादा हो गया। लेकिन सोशियोलॉजी शायद तो कहीं और से ही है। तो ऐसा भी नहीं है कि हमारे साथ जो घटना घटी वो कोई असामान्य थी। जो बड़े सोशियोलॉजिस्ट जितने हाँ हुए, हाँ जिनको हम फाउंडिंग फादर्स कहते हैं, हाँ वो कहीं और से ही आए हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। वो सभी। प्योरली सोशियोलॉजी में नहीं आया, उन्होंने पहले फिलोसफी करी, हिस्टोरियन थे, कुछ इकोनॉमिस्ट हाँ थे, इस हाँ तरीके की चीजें। हाँ, क्योंकि ये मेलनोत्सकी तो सारे बहुत बड़े विषय, मैथमेटिशियंस राइट थे, राइट पीएचडी भी राइट, क्योंकि मैथमेटिक्स। ये मैथमेटिक्स, फिलोसफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ये पुराने विषय हैं। तो इनको पढ़ के लोग आए, और फिर उन्हें लगा कि एक समाजशास्त्र जैसा विषय डेवलप करने की जरूरत है, जहाँ पे कि मेथड, जिसका मेथड तो वही रहेगा जो साइंस का है, मैथमेटिक्स है, एक्सपेरिमेंट्स हैं, स्टैटिस्टिकल है, लेकिन सब्जेक्ट मैटर उसका समाज और व्यक्ति का व्यवहार होगा। इस तरह से ये एक सोशियोलॉजी का विषय डेवलप हुआ। तो मैथोडोलॉजी इसकी साइंस की है, और सिर्फ ये कि विषय जो है वो ऑप्टिक्स और साउंड ना होके यहाँ पे मानव का व्यवहार या समाज। बाद में फिलोसफी ने आके इसकी नेचर, फिलोसफर्स ने, फिनोमेनोलॉजी ने, इथनोमेथोडोलॉजी ने, सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म ने, इन लोगों ने, इन दृष्टिकोणों ने आके समाजशास्त्र की प्रकृति बदल दी। लेकिन ओरिजिनल प्रकृति तो समाजशास्त्र की मैथमेटिकल ही है। ये काफी डीप बात बोल दी सर आपने, क्योंकि जब मैं कल ही पढ़ा रहा था समाजशास्त्र और अन्य विज्ञानों के साथ संबंध, तो उसमें हम दिखाते हैं कि हाँ एक सब्जेक्ट कैसे इससे डिफर है, राइट और राइट, बेस में बहुत अन्य तरीके की चीजें छुपी हुई हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगला सर मुझे ये जानना था कि
जैसे अभी आपने बताया कि आप ये वेदांत की बातचीत करी आपने, बुद्ध फिलॉसफी की मैं आपके पोस्ट में देखता हूँ, फेसबुक पोस्ट में कि आप उसके बारे में बातचीत करते हैं। तो अ, ये जो आप मेन स्ट्रीम में आप जो काम कर रहे थे और जो ये वाली चीज थी, किस तरीके से अलग रही और इनका इंट्रोडक्शन कैसे हुआ आपकी लाइफ में? क्या आपने इससे निष्कर्ष निकाला? क्योंकि ये मुझे लगता है कि नव युवाओं के लिए जानना बहुत जरूरी होगा कि हम लोग इस बारे में बहुत बात नहीं करते। अरे वेदांत, अरे गीता, अरे ये सारी चीजें हटाओ यार इसको। जॉर्डन पीटरसन को सुनते हैं आज, वो वाली चीज आ जाती है। ऐसा है कि अ, जैसा कि हमारी जनरेशन के बहुत सारे लोगों के साथ हुआ, हाँ। तो हम लोगों ने बहुत ही गरीबी के माहौल से हम आए थे। हम्म। हम्म। उस माहौल से आए थे कि जहाँ पे हम लोगों के पास किताबें भी नहीं होती थी। हम्म। और कुछ हद तक मेरा तो टीचर बनना इन अभावों के कारण ही हो गया, क्योंकि जब मेरे पास बीएससी में किताबें नहीं होती थी हाँ। और गांव के जमींदार और पैसे वाले लोगों के बच्चे भी हमारे साथ पढ़ते थे, हाँ। हमको लगता था उनके पास हमसे कम बुद्धि है। तो मैं क्या करता था पर कि सही लगता शाम था को शायद आपको। ऐसा, आप इसको ऐसा मत लीजिए कि मैं कोई गांव के बारे में स्टेटमेंट दे रहा हूँ, उन लड़कों के बारे में दे रहा हूँ जो वहां से पहली बार शायद बेचारे पढ़ने के लिए हम्म। शहर आए थे। हम्म। तो शाम को मैं उनके पास चला जाता था, खाते पीते रहते थे, खेलते कूदते रहते थे, और फिर वो चाहते थे कि मैं उनको समझा दूं कि आज क्लास में क्या पढ़ाया गया। हाँ। तो इस तरह से मैं तो उनकी कहीं ना कहीं किताबें वो देख एक देख तेज बच्चे से दोस्ती करना चाहते होते हैं कि यार हमें पढ़ाई में मन नहीं लगता, लेकिन यार ये अरुण है, ये बहुत तेज है पढ़ने में, इससे दोस्ती कर लेते हाँ 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 हाँ। हैं। तो हाँ। हम उन्हीं की किताबें पढ़ के उनको पढ़ाते थे। वाह वाह वाह। इस तरह से हमारी क्लैरिटी हुई। हम किताबें खरीद नहीं सकते थे, लेकिन हम उन गांव के उन बच्चों, जो हमारे सहपाठी थे, और हम्म। लेकिन हमारा वो विशेष रूप से सम्मान करते थे। ये इम्प्रेशन, आज की भाषा में कहूँ सोशियोलॉजी की, तो हम्म। सिंबॉलिक इंटरेक्शन जब कहते हैं ना कि हम्म। आप किसी होने लगता है। तो वो लड़के ऐसे थे जो हमें ऐसा इंप्रेशन छोड़ते थे कि हमारी बुद्धि प्रखर है और हाँ। हम उन किताबों को समझ सकते हैं हाँ। और उनको समझा सकते हैं। तो वो हाँ। हमसे पूछते थे कि ये अनोवा क्या है, एफ रेशियो क्या है। तो मैं फिर उनके पास कई किताबें होती थी, मौलिक भी होती थी, शॉर्ट नोट्स भी होते थे। कभी कभी मैं उनकी किताब अपने घर भी ले आता था कि अच्छा ये बात मैं कल बताऊंगा, पढ़ लूं। तो इस तरह से मैं उनकी किताबें पढ़ के उनको बताता था, और उसी से मेरे अंदर शायद टीचर का भाव पैदा हो गया। और फिर तो ऐसा हो गया कि टीचिंग में ही अच्छा लगने लगा। ये और काफी बड़ी बात है। हाँ सर। आपने पूछा ये पता नहीं कहाँ से आया, अब मुझे ठीक ठीक ध्यान नहीं, लेकिन क्योंकि मुझे सर एक मुझे बात लगता है ध्यान कि है। इसकी नीड हो जाती है कई बार, क्योंकि आजकल की जनरेशन तो एक इसको वेदांत नीड की की तरीके से लेते हैं, ना कि इंटरेस्ट। वेदांत की जो वेदांत की जो नीड थी, हम्म। अ, वो जब हम बीएससी कर रहे थे, एमएससी कर रहे थे, तो और उसके बाद कुछ ही महीने, लेकिन कुछ महीने बेरोजगारी के भी बिताने को मिले। और मैंने देखा कि जब आप बेरोजगार होते हैं तो घर वालों का व्यवहार आपके प्रति क्या होता है, समाज का क्या बिल्कुल होता है, बिल्कुल 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 सर, बिल्कुल अपनी सेल्फ इमेज क्या बनती है, बिल्कुल। कैसे कैसे कहाँ कहाँ से गालियां खाने को मिलती हैं, वो असली सब चेहरा देखा दिख जाता है समाज का कि ये समाज देखो का। यही है, जो तुम पढ़ रहे तो थे वो नहीं है, ये है समाज। तो अगर बहुत लंबा नहीं, लेकिन देख लिया मैंने, ये आप ये समझिए कि हम्म। नरक में बहुत दिन नहीं रहना पड़ा, लेकिन नरक में थोड़ी देर रह के आ हाँ। गए कि नरक होता एक क्या है। पिक्चर देख लिया आपने उसकी भी कि कैसा होता है। तो उस समय फिर नेचुरली ऐसी परिस्थितियों में रहने वाला मार्क्सवादी बन जाता है, और हमारे आसपास कुछ ऐसे लोग भी रहते थे हाँ। उन दिनों। कुछ हमारे दोस्त भी थे जो मार्क्सवादी थे, नक्सलपंथी टाइप के थे। अच्छा। और एक का नाम मुझे याद है, विपिन उनियाल था, वो उत्तराखंड का रहने वाला था, उन दिनों तो यूपी में ही था, ओके। और वो नक्सलवादी था। हम्म। और एक चौधरी साहब टीचर थे, बहुत सब आसपास कई लोग ऐसे थे। हम्म। और उन दिनों ऐसी मान्यता थी, ये बात अर्ली 70 की है, पढ़ते थे किसी जमाने में, चाराने दे के कहीं सीपीआईएम के सदस्य भी बन गए कभी। अब
फिर कोई मतलब ही नहीं रहा, लेकिन ऐसा हुआ। तो उससे मार्क्सवादी विचारधारा का प्रभाव पड़ा। बाद में जब मैं आईआईटी में आ गया तो मैंने ज्यादा सीरियसली पढ़ा, कैपिटल खरीदा, प्रोग्रेस पब्लिकेशंस की कैपिटल 3 वॉल्यूम में, और मार्क्स की तमाम किताबें और वो सब पढ़ी, और मार्क्सिस्ट सोशियोलॉजी पढ़ी, समझने की कोशिश की। लेकिन मार्क्सवाद से कोई, जिसको कहते हैं ना, आंतरिक विकास उतना नहीं हुआ। आंतरिक विकास के लिए जो आंतरिक विकास से मेरा मतलब ये है कि जो विपरीत परिस्थितियों में आपको सुदृढ़ बनाए रहे। तो विपरीत परिस्थितियों में आपको मजबूत, और जीवन में तमाम हर एक के साथ होता है, जीवन में ऐसी घटनाएं जो सामान्य तौर पर नहीं होती और बहुत ही हृदय विदारक होती हैं, बहुत ही पीड़ादायक होती हैं, दुर्भाग्यशाली होती हैं। वेदांत मार्क्सवाद तो सुपरफ्लुअस है, वो पढ़ने पढ़ाने के लिए, समाज के अध्ययन के लिए, समाज को देखने की एक दृष्टि देता है। लेकिन वह जिंदा रहने के लिए जो चाहिए था, जो मजबूती चाहिए, वो हमको वेदांत से मिली। अच्छा, फिर क्या हुआ कि वेदांत से हम जिंदा तो रह गए, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो अनुभव हुए, कड़वे अनुभव जीवन के, उससे मैं ये नहीं कह सकता कि पूरी तरह से पूरी तरह से अवसाद से मुक्ति मिल गई हो। ऐसे समय में एक लड़ने की पावर आ गई होगी उन चीजों को, ऐसे समय में जब गौतम बुद्ध से, राइट, तो जब ऐसे समय में गौतम बुद्ध से ये विचार हमको मिलता है कि आत्मा कोई चीज नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मतलब सब कुछ अनित्य और अनात्म है, और मनुष्य जो है वो हम यही कर सकते हैं अपने जीवन को सरल बनाने के लिए, सुखी बनाने के लिए कि तो देखो ऐसा हुआ ना कि मिश्रा जी की पढ़ने पढ़ाने के दौरान, जैसे कि हम साइंस के विद्यार्थी थे, तो एक सवाल ये दिमाग में बस गया होगा कि सत्य क्या है। तो मैंने जो यहाँ आईआईटी में आने के बाद 40 सालों में पढ़ाया, तो उसमें 2 सवाल थे जिन्होंने कि मेरे पढ़ने की और पढ़ाने की दिशा को प्रभावित किया होगा। एक तो ये कि सत्य क्या है, और दूसरा ये कि हमारे भारतीय समाज के लिए क्या उपयोगी सिद्धांत होंगे। तो सत्य की तलाश में फिर मार्क्सवाद को भी पढ़ा, और सोशियोलॉजी में फंक्शनलिज्म और स्ट्रक्चरल फंक्शन ये सब भी पढ़ा, यूरोपियन सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म, इथनोमेथोडोलॉजी, ये सारे। तो हर बार में ये सोचता था क्या ये सही है, क्या स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म सही है, क्या मार्क्सिज्म सही है, और क्या ये इथनोमेथोडोलॉजी में जो बता रहे हैं वो बात सही है, क्या सही है। तो इसलिए जर्नी जारी रही और अलग अलग चीजों को पढ़ता रहा। और दूसरा ये कि मुझे इस बात की शिकायत रही कि हम लोग समाजशास्त्र में ऐसी बातें पढ़ते पढ़ाते हैं जिसका हमारे समाज से कोई लेना देना नहीं है। तो चाहे हम गिडेंस की किताब से पढ़ाते हो, चाहे बोटोमोर की किताब से पढ़ाते हो, चाहे किसी और किताब से पढ़ाते हो, बेसिकली हम सोशियोलॉजी के वे कंसेप्ट जो कि पश्चिम के विद्वानों ने दिए और पश्चिम के समाज के लिए तर्कसंगत रहे होंगे, लेकिन हमारे समाज में उनकी कोई उपयोगिता नहीं लगती। तो हम एक तरह से कहिए तो भारत के अधिकांश समाजशास्त्री जो विश्वविद्यालयों में पढ़ाते हैं और जो विद्वान समझे जाते हैं समाजशास्त्र के, तो वो भारतीय समाज से अलग पड़े हुए हैं और उन्हें समाज की समझ नहीं हो पाती, क्योंकि ये उनका विषय ही नहीं होता। तो मैंने भारतीय समाज को समझने के लिए फिर गांधी को पढ़ा, फिर जेपी को पढ़ा, जयप्रकाश नारायण को, और लोहिया को पढ़ा। आपको अगर हिंदुस्तान की वर्तमान हिंदुस्तानी समाज की सही समझ चाहिए तो मुझे लगता है सबसे जो नजदीक सच्चाई के होंगे वो जेपी और लोहिया होंगे, क्योंकि जेपी और लोहिया के पीछे भारतीय सनातन परंपरा का प्रभाव भी है, लंबी सनातन परंपरा का, गांधी का प्रभाव भी है, लेकिन वो आज के सवालों से जूझ रहा है। जेपी ने तो आज के टाइम में एक आंदोलन खड़ा किया, जो कि आंदोलन खाली किताबें पढ़ के नहीं होते, लोगों के बीच रह के, उनके दुख दर्द समझ के, उनकी क्या आकांक्षाएं,
हैं, क्या चाह, वो सब समझ के होता है। फिर ऑर्गेनाइजेशनल एक आपके अंदर गुण होना चाहिए, संगठनात्मक आप के अंदर गुण होने चाहिए। तो आज भी मैं, मतलब रिटायर होने के बाद भी मैं, अगर मेरे पास खाली समय होता है तो मैं क्या करता हूँ कि नेट पे कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी पढ़े हुए, ओके 98 वॉल्यूम, बहुत मोटे मोटे 98 वॉल्यूम है। और मैं रैंडमली, या कि भाई अच्छा देखें 15 अगस्त 1947 के बाद गांधी जी क्या सोचते थे, या जब उन्होंने हिंद स्वराज लिखी तो क्या सोचते थे। तो इस तरह से मैं टाइम फिक्स करके उन्हीं की उनके वॉल्यूम्स को फिर से पढ़ता रहता हूँ। तो ये दो सवाल थे, एक तो सत्य, तो इनके उत्तर जो मिले हैं वो इस प्रकार से मिले हैं कि सत्य तो कुछ है नहीं। तो ये सत्य कुछ है नहीं। ये दो, इसके दो सोर्स हैं। एक तो पोस्ट मॉडर्निज्म। ओके। पोस्ट मॉडर्निज्म तो ये कहता है कि सत्य जो है पर्सपेक्टिवल है, अलग अलग दृष्टिकोण से अलग अलग चीजें सत्य हैं। तो भी पोस्ट मॉडर्निज्म फिर भी कहीं ना कहीं ये मानता है कि सत्य है, पर अलग अलग दृष्टिकोण से वो अलग अलग दिखाई देता है। ओके। लेकिन उस गौतम बुद्ध से हमको जो ये शिक्षा मिली कि सत्यवत्य का संबंध सिर्फ विचारों से है, और विचार भांति भांति के होते हैं। हमारे शरीर की स्थिति, मन की स्थिति, चित्त की स्थिति, वातावरण और बहुत सारी चीजों के हिसाब से ये विचार बनते हैं। ऐसा ना तो कोई भगवान है ना कोई आत्मा है। पहले मैं वेदांत में मानता था विषय, लेकिन अब समझ में आया कि ये जो एक आत्मा को मानना जो कि बनी रहती है, शरीर की मृत्यु के बाद भी बनी रहती है, गीता की जो आत्मा है, तो वो भी एक विचार है। तो गौतम बुद्ध तक आते आते हमने ये सीख लिया कि सारी चीजें अच्छी और बुरी, समाज की या व्यक्ति की या जीवन की, जन्म मरण की, सारी चीजें सिर्फ विचार हैं। और इन विचारों के बारे में किसी प्रश्न का निष्पादन करना भी हमारी समस्याओं का कोई हल नहीं है। मतलब विचार पे विचार रख देना ही होगा एक तरीके से, विचार पे विचार रख देना ही होगा। तो गौतम बुद्ध की मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी कि हमारे जीवन का, सभी का, हम सभी के, एक तो ये कि हमारे जीवन में दुख है। हम सब ऐसा, आपको लगता होगा कि दूसरा आदमी सुखी है, अगर आप उसके नजदीक जाके देखें तो वो भी जाने कितने दुखों से पीड़ित है। तो एक तो जीवन में दुख है, और दूसरी बात यह कि आप अपने दुख को स्वयं ही दूर कर सकते हैं और कोई दूर नहीं कर सकता। बिल्कुल। और वो दुख तब दूर होता है, एक तो आप ये समझ जाएं कि सब कुछ अनात्म और अनित्य है, और दूसरी बात ये कि मैत्री, करुणा, प्रेम, उपेक्षा और स्मृति, ये भाव बने रहें। तो अब मेरे दिमाग में सवाल ही नहीं आता अगर ये कि वो महात्मा सिद्ध है या नहीं है, कुछ फर्क क्या पड़ेगा। वो महात्मा सिद्ध होगा या नहीं होगा, हो सकता ना हो सकता है सिद्ध पने की एक का कंसेप्ट, एक बोगस कंसेप्ट हो। लेकिन मेरा सुख तो इस बात से है कि मैं अगर लोगों के प्रति उपयोगी भाव, कुछ मैं लोगों के लिए उपयोगी हो सकूं, उनसे, उनके प्रति मेरे मन में प्रेम का भाव हो, मैत्री का भाव हो, और मैं कभी किसी की मदद कर सकूं, तो मुझे खुशी मिलती है। बस इससे ज्यादा जीवन में कुछ नहीं। तो गौतम बुद्ध से हमको ये बात समझ में आई कि सत्यवत्य कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, हम सब दुखों से मुक्ति चाहते हैं और सुख चाहते हैं, और वो सुख मैत्री, करुणा, प्रेम में है। तो अब मैं जो हूँ, मुझे समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, स्टैटिस्टिक, ये वो कुछ पढ़ने, सुखी होने के लिए कुछ भी पढ़ने पढ़ाने चीज आपने पढ़ ली अब तो अल्टीमेट चीज समझ में आ गई। हाँ, तो सर इसमें जो दो डिफरेंस आते हैं, जैसे आपने जो गीता और बुद्ध की फिलॉसफी दोनों को कंपेयर किया होगा, इसमें आपको क्या ज्यादा रेलेवेंट या ज्यादा आप कहें कि हाँ ज्यादा जो एप्लीकेबल है वो बुद्धिज्म फिलॉसफी लगती है या फिर हालांकि ये समाजशास्त्रीय प्रश्न नहीं है, ये तो जीवन के एग्जिस्टेंशियल प्रश्नों में है। लेकिन अब मैं विचार जानना चाह रहा था सर इस पर। लेकिन अब मैं उस स्थिति में आ गया हूं कि मुझे वेदांत, बुद्ध और भक्ति में कोई फर्क ही नहीं नजर आता। क्योंकि अगर आप भक्ति का भी कोई श्लोक देखें या गीता के श्लोक को देखें, तो उसमें मान लो हम भक्ति में कहते हैं कि या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण स्थिति। ओके। तो
हम जब देवी की उपासना करते हैं, देवी के मंदिर में जाके, तो वहां एक मूर्ति होती है, वो शेर पे बैठी होती है, उसके इतने हाथ, इतने वो सब दिखाते हैं, ऐसे उसने आभूषण पहन रखे हैं, ऐसा भाव है। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि वो सबकी माँ है, सब भूतेषु, सभी जो कुछ भी संसार में पैदा हुआ है, जो भी चेतन अचेतन जो कुछ है, उसकी माँ है, तो माँ उसकी वो तो हाँ, उस माँ की तो शक्ल बनाई नहीं जा सकती। तो जब उस माँ की शक्ल नहीं बनाई जा सकती, ऐसी अगर आप गीता में भी पढ़ें तो आत्मा की जो कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हैं, वो एक्चुअली वही है जो बुद्ध का निर्वाण है। वो तो वो उसी लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन पे पहुंच जाते हैं अल्टीमेटली सभी जहाँ एक स्टेशन पे आके जंक्शन बना रहे हैं आपके एक ही जगह। हाँ 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 हाँ। तो अब तो उसके बाद क्या हुआ कि जब मैंने गौतम बुद्ध से मैं प्रभावित हो गया, और उसके अब मैं अगर रामचरितमानस भी पढ़ता हूँ तो मुझे उसके अर्थ अलग समझ में आते हैं। जैसे बचपन से अब तक मैंने ये सुना था कि तो रामचरितमानस के शुरू में ये स्वांत सुखाय के नाना पुराण निगमागम सम्मतम या रामायण निगदितम क्वचितन्य, कुछ अपनी तरफ से भी जोड़ा है। स्वांत सुखा है, तुलसी रघुनाथ गाथा है, भाषा निबंध मत क्या है, भाषा निबंध मति मंजुल याद नहीं है, आत्मोति समथिंग, मुझे याद है। तो ये उसमें बचपन से हमको ये सिखाया गया था कि तुलसीदास ने स्वांत सुखाय लिखा। तो हम ये सोचते थे तुलसीदास ने जो लिखा है वो तुलसीदास के अपने अंतस को सुख देने वाली चीज उसने रामचरितमानस में लिखी, ठीक है। अब हमको ये अर्थ समझ में आया है कि अगर हम रामचरितमानस के प्रति आकर्षित होते हैं तो हमको ये समझ में आता है कि यहाँ एक ऐसी चीज है जिसमें मेरे अंतस को सुख मिल सकता है। और फिर पूरी रामायण की अब रीडिंग मेरी अलग ही किस्म की होती है। मैं अब रामचरितमानस को उस अर्थ में नहीं देखता जिस अर्थ में अब तक देखता आया हूँ। फिर समझ में आता है कि तो ये तुलसीदास अपने स्वांत की सुखाए नहीं, तुलसीदास एक ऐसी चीज बना गए हैं जिससे कि जिसको पढ़ के समझ के हमारे अंतस को सुख मिलता है। वाह। ऐसा मुझे ऐसी माया मनुष्य, जब ये समझ में आता है कि माया मनुष्यम हरिम, कि भगवान राम जो है वो जब उन शांतम शाश्वतम प्रमेय निर्वाण शांति पदम, वो सब ये कहीं कहीं मैंने पढ़ा था कि अगर आप रामचरितमानस के शुरू के जो 5-7 श्लोक और सोरठे हैं, दोहे हैं, उनको अच्छे से समझ लो तो समझो पूरी रामचरितमानस समझ। तो माया मनुष्यम हरिम, जब ये समझ में आता है कि हरि अगर इस संसार में अवतार लेगा मनुष्य के रूप में तो उसमें मनुष्य के वाले तो गुण होंगे। तो फिर हम उसको कई बार हम इस तरह के प्रश्न पूछते हैं कि भगवान राम जो है वो अगर भगवान थे तो सीता के लिए क्यों रो रहे हैं? अरे भगवान तो थे लेकिन वो माया मनुष्य है ना, मनुष्य के रूप में अवतार ले, तो फिर तो वो जो राम जब माया मनुष्य हो जाते हैं तो उनका जो मनुष्य हो जाना है वो उसी स्थिति में पहुंचा देता है जहां की गौतम बुद्ध कह रहे हैं कि हमारा मन और चित्त और हमारी अपेक्षाएं इच्छाएं हमको दुखी बनाती हैं। तो मुझे कोई अब बुद्धिज्म और रामचरितमानस में कोई फर्क नहीं नजर आता। क्या बात है। आप अब आपकी उम्र तक आते आते ये सारी चीजें शायद हम लोग भी सॉर्ट आउट कर लेंगे हो सकता है क्योंकि तो अभी एक डिलेमा में फंसे रहते हैं और मुझे लगता है कि डिलेमा जरूरी भी है, तभी आप 10 तरीके की चीजें जान पाएंगे और अच्छे से कंफ्यूज हो जाए। मुझे लगता है कंफ्यूज होना एक अच्छी चीज होती है इस मामले में कि ठीक है आप सब रास्ते देख लीजिए फिर आप अपना निर्णय लीजिए और वो सही हो जाता है आगे चल के। तो स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुला मातनोती, जो ये है ना, तो उसमें स्वांत ये बहुत बड़ा शिफ्ट हुआ मेरी लाइफ में जब मैंने सोचा कि ये रामचरितमानस तुलसीदास के अंतस को सुख देने वाली नहीं है, ये रामचरितमानस किसी के भी अंतस, अगर आप इसके अच्छा पोस्ट मॉडर्निज्म भी समझ में आया क्योंकि जो स्टार्टिंग ही है रामचरितमानस की वो है वर्णा नाम अर्थ संज्ञा नाम से। तो एक एक शब्द की अनेक इंटरप्रिटेशंस पॉसिबल है। बहुत महान पुस्तक है। अब तो मुझे लगता
पहले मैं प्रभावित था। अब आप क्या दोबारा उसके पढ़ने की शुरुआत करेंगे उसको? पहले ठीक है। प्रभावित था, उसके बाद एक टाइम आया कि जब मुझे वो बुरी लगने लगी, और अब वो टाइम आया कि मुझे लगता है कि अब मैं सही से समझ पा रहा हूँ। ये बात है। वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम, तो जो वर्ण है उसके अनेक अर्थ है, और जो हम अपनी परिस्थितियों, अपनी मति, अपने चित्त की अवस्था के अनुसार वो निकालते हैं। चलो सोशियोलॉजी की कोई एक आध बात और करें। ये तो सर मेरा जीवन की बात। ये सर अगला प्रश्न भी मेरा जीवन का ही था, क्योंकि मुझे लगता है कि समाजशास्त्र तो वैसे किताबों में है, लेकिन असली जो मुझे लगता है, जैसे आपने कहा था, पढ़ाई किताब से क्लास करने से नहीं आएगी और डिस्कस करने से आएगी। तो वो डिस्कस राइट, करिए। राइट। सर, अभी हाल ही में मैं एक ग्रुप में जुड़ा, जिसमें साइकोलॉजी से जुड़े हुए कुछ लोग हैं और आपस में चर्चा कर रहे हैं वो अलग अलग तरीके की। राइट, उसमें राइट। ज्यादातर बच्चे जो 12th और 16 से 20 का जो रेंज है उसके बीच के हैं। उसमें हुआ क्या सर कि कई बच्चों से जब मैंने बातचीत करी तो उन्होंने बताया कि आईआईटी के लिए उन्होंने एंट्रेंस दिया, नहीं हो पाया, और फिर अब उन्होंने 3 बार सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। मैंने कहा मतलब बचे रहे तुम, सुसाइड में सक्सेस नहीं हो पाए। अभी हाल ही में एक डॉक्यूमेंट्री भी आई है आईआईटी खड़गपुर पे, अल्मा मैटर्स करके, जिसमें, क्या आपने देखी सर वो? नहीं, मैं हाँ, तो नहीं अल्मा देखी। मैटर्स में ये बताया गया कि कैसे वो आईआईटी वाली जो जर्नी होती है, आईआईटी के अंदर वाली, वो 4 साल जो बच्चा बीटेक करता है उसके बारे में, और क्या उसके साथ दिक्कतें आती हैं। थोड़ी ग्रेइश इमेज दिखाई है कि बाहर से जो हमें दिखता है कि नहीं 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 नहीं, बच्चा अंदर से उतना ही अंतर्द्वंद में रहता है। ये जो सुसाइड वाली चीज थी, एक तो बाहर की चीज हो गई कि हाँ बच्चा अब आईआईटी में नहीं घुस पा रहा है। आईआईटी के अंदर भी जब आपने पढ़ाया तो क्या इसी तरीके के कई सारे इश्यूज से आपने फेस टू फेस हुए कि हाँ वो बच्चे ने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया, या वो जा रहा है इस ओर एक अवसाद की तरीके से, क्योंकि बाहर से जितना हमने बड़ा ढांचा खड़ा कर दिया, कहीं ना कहीं उसका बोझ बहुत छोटे कंधों पर हमने रखा हुआ है। क्या कहना है सर आप? असल में हुआ कि आईआईटी में अक्सर सुसाइड हुआ करते थे स्टूडेंट्स के। हम्म। फैकल्टी के भी हुए, लेकिन फैकल्टी के कम हुए। हम्म। स्टूडेंट्स के सुसाइड ज्यादा हुए। और उसके पीछे तो फैकल्टी के सुसाइड होने का क्या रीजन होगा बेसिक, अगर हम समझें तो? क्योंकि उन उन पर हम समझते हैं कि उन पे क्या प्रेशर है, उनके पास तो जॉब है, बढ़िया पढ़ा रहे हैं, क्या दिक्कत है? यहाँ पे स्पर्धा बहुत है, कंपटीशन बहुत है, हम्म। और उसकी वजह से स्ट्रेस में रहते हैं कि मेरे पेपर छपे, ओ। और पूरा जीवन उनका प्रमोशन, कितने दिनों में प्रमोशन होगा, ओके। फिर वो कहीं पे फिर वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बनेंगे, डीन बनेंगे, वाइस चांसलर बनेंगे, मिनिस्ट्री में जाएंगे, सेक्रेटरी बनेंगे, ये होंगे, और या विदेश के फेलोशिप्स हैं जो। तो बहुत ही ज्यादा कंपटीशन का एक माहौल है, और बहुत ही लोग महत्वाकांक्षी हैं। हम्म। जहां भी महत्वाकांक्षा बहुत प्रबल होगी वहां लोग दुखी होंगे। हम्म। हम्म। ठीक है, कई बार महत्वाकांक्षा से कुछ अचीव भी होता है, लेकिन मुझे लगता है अचीव तो बिना महत्वाकांक्षा के भी होता है। आईआईटी कानपुर में मैं कह सकता हूँ कि मुझे काफी कुछ अचीव हुआ। हम्म। और मैं महत्वाकांक्षी भी नहीं था। मैं ये कह सकता हूँ कि कई बार तो मुझे ये लगता था कि जो आप कर्म फल में अ, विश्वास नहीं रखते थे, आप कर्म में विश्वास रखते थे, ऐसा था? कई बार तो मुझे ये लगता था कि जो मैं डिजर्व नहीं करता, ऐसी चीजें भी आईआईटी ने मुझे दी। हम्म। आईआईटी में एक फैकल्टी को जो 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 चीजें महत्वपूर्ण होती हैं वो लगभग सारी अ, हमको मिल गई। हम्म। तो और समय से मिल गई, तो बिल्कुल। हम महत्वाकांक्षा का महत्व है, लेकिन वो एक लेवल के ऊपर जाके एक बर्डन बन जाती है। तो यहाँ बिल्कुल। फैकल्टी में महत्वाकांक्षा बहुत हम्म। है। स्टूडेंट्स में वैसे सुइसाइड में तो अभी मुझे हो सकता है कल बदल जाऊं, लेकिन अभी तो मुझे लगता है कि जो ये डुरखाइम का जो थ्योरी है, डुरखाइम की जो थ्योरी है हम्म। सुइसाइड की, हम्म। वो काफी सही लगती है। और मैं जब क्लास में पढ़ाता था, सुइसाइड भी पढ़ाना पड़ता था कई बार, हम्म। तो मैं यही कहता था कि सुइसाइड का होना ये बताता है कि जो व्यक्ति सुइसाइड कर रहा है हम्म। वो समाज से एलिनेटेड है। हम्म। देखो, प्रत्यक्ष रूप से तो ये कारण होते हैं कि किसी का एफ ग्रेड लग गया, फेल हो गया, हम्म।
या ज्यादातर जब टीचर्स भी और स्टूडेंट्स भी ज्यादातर यहाँ पे थ्योरी है कि जब स्टूडेंट का सुसाइड होता है तो वो एकेडमिक स्ट्रेस की वजह से होता है। बिल्कुल। लेकिन मैंने देखा कि ऐसे बहुत लड़के थे, मेरी काफी नजदीक से उनकी जानकारी थी उन लड़कों के बारे में, कि जो फेल होके भी खुश थे और फेल हो गए, और वो जानबूझ के भी फेल होते थे कई बार, अच्छा। और बांसुरी सीख रहे हैं, कभी कुछ सीख रहे हैं, कभी कुछ सीख रहे हैं, हाँ, और मस्त है। हाँ, और यहाँ एक केस ऐसा हो गया था कि एक लड़का था, हाँ, उसके जब 5 साल का कोर्स होता था, हर कोर्स में उसका ए आता था, ओके। और आखिर में एक कोर्स में उसका बी रह गया, और उससे बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने सुसाइड कर लिया। तो एकेडमिक स्ट्रेस लोग बताते हैं, लेकिन मुझे लगता है स्ट्रेस कुछ नहीं, असली चीज है कि जो डुर्कहाइम की थ्योरी है उसमें काफी दम है कि जब हम एलिनेटेड होते हैं समाज से। अब एक व्यक्ति अगर कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ, कल्पना करो कि एक लड़का है, 2 लड़के हैं, दोनों के एफ ग्रेड्स आ रहे हैं, फेल हो रहे हैं वो, लेकिन एक लड़का जो है वो ये मानता है कि वो रामकृष्ण मिशन से जुड़ा हुआ है, और ये मानता है कि जीवन का उद्देश्य तो अल्टीमेटली मोक्ष पाना है, और हमें समाज लोगों गरीबों की मदद करनी चाहिए, ये करना चाहिए। तो और मेरे जीवन का उद्देश्य तो साधक बनना है, तो उसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा एफ ग्रेड का असर उसको पड़ता है, या वो सुसाइड करता है जो कहीं से भी जुड़ा हुआ नहीं है, ना तो अपने माँ बाप से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ। अगर माँ बाप से बहुत ज्यादा जुड़ा होगा तो उसके दिमाग में ये आएगा कि मैंने सुसाइड कर लिया तो मेरे माँ बाप पे क्या गुजरेगी, वो भी नहीं करेगा। जो व्यक्ति किसी राजनीतिक, सामाजिक, चाहे वो जातिवादी क्यों ना हो, चाहे वो संप्रदायवादी क्यों ना हो, चाहे वो सही या गलत कैसी भी विचारधारा हो, किसी विचारधारा, संस्था, परिवार, समाज से जुड़ा हुआ होगा, तो उसके सुसाइड करने के चांस कम होंगे। तो मैं लड़कों को फिर एग्जाम्पल देता था उन लड़कों की कि जो जिनके एफ ग्रेड भी लग रहे हैं फिर भी वो खुश है, तो ये क्योंकि उनके सामने कुछ और है, वो कहीं और जुड़े हुए हैं। जो कहीं भी जुड़े नहीं हुए हैं और वो खाली उनके लिए ग्रेड्स ही सब कुछ है, और वहां फिर दिक्कत आ गई तो वो सुसाइड करते हैं। तो ऐसा मुझे लगता है कि सुसाइड करने के पीछे तो सामाजिक अलगाव एक बड़ा फैक्टर है, और भी चीजें हो सकती हैं, मानसिक बीमारी भी हो सकती है, लेकिन ये अलगाव एक बड़ा फैक्टर। डॉक्यूमेंट्री की बात सर मैं बता रहा था, उसमें भी यही दिखाया गया है कि एक अलग ही लेवल का लोगों में कंपटीशन है, और जो बच्चा नहीं भी कंपटीशन करना चाहता वो भी ये बता रहा है कि हाँ अब मेरे अंदर भी वो गुण आ गए हैं, मुझे भी कॉम्पिटिटिव बनना पड़ गया है, अब मैं बनना पड़ेगा। बहुत छोटी छोटी चीजों में मैं कंपटीशन देखता हूँ। और सर मुझे तो पर्सनली ये इतना जो रूथलेस कंपटीशन होता है ये तो मुझे समझ में नहीं आता। मतलब थोड़ा सा आप रख सकते हैं, लेकिन आप इतना मतलब हार्डकोर कंपटीशन रखते हैं, मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि वो कंपटीशन अचीव करके फिर आप क्या करेंगे जब आप जी ही नहीं रहे हैं तो। और जब आप समाज के, राष्ट्र के बड़े संस्थानों में पढ़ाई कर रहे होते हैं, तो वो आपके व्यक्तित्व को, आपकी आत्मा को, या जो भी आपकी आइडेंटिटी है, आपकी सेल्फ इमेज है, उसको बहुत तोड़ने वाला होता है, बहुत तोड़ने। क्योंकि आप देखते हैं कि दूसरे लोग आपसे अच्छा कर रहे हैं। यहाँ देखिए, यहाँ जितने भी आते हैं किसी भी कैटेगरी के हों, वो अपनी अपनी कैटेगरी में टॉपर्स होते हैं, तभी तो आते हैं यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल सर। और यहाँ सारे टॉपर्स को एक क्लास में 800, 900, 1000 टॉपर्स एक क्लास में हैं, और उस क्लास में रिलेटिव ग्रेडिंग है, उसमें कुछ के ए आएगा, कुछ का बी आएगा, कुछ का सी आएगा, कुछ फेल भी होंगे। तो आप समझ सकते हैं कि आज वो बच्चा जो आज तक अपने को उसमें अपने लिए बड़ा गर्व था अपने ऊपर कि मैं एक अच्छा बच्चा हूँ, मैं ब्राइट हूँ, यहाँ आगे जब उससे कहा जाता है कि तुम निखर दो, तुम बेकार हो, तुम्हारा एफ आ गया, तुम पढ़ते नहीं हो, तुम में बुद्धि नहीं है, तुम क्या करोगे जिंदगी में आगे चल के। स्टार्टिंग तो वहीं शुरू हो जाती है, जबकि जेई की काउंसलिंग के समय जेई मेरिट के हिसाब से किसी को, तो मैं तो यही क्लास में एग्जाम्पल भी देता था कि किस तरह से हमारी पर्सनालिटी शेप करती है ये सोसाइटी, और कितना दुर्भाग्यपूर्ण है ये सब
तो जब आप जिनकी जेई की रैंक अच्छी है उनको कंप्यूटर साइंस मिल गया, और जिनकी जेई की सबसे खराब रैंक है एडमिशन मिल गया आईआईटी में, उनको या तो सिविल इंजीनियरिंग में मिलेगा या एरोस्पेस में मिलेगा। तो जो बच्चे कंप्यूटर साइंस में बीटेक कर रहे हैं वो एक किस्म के ब्राह्मण हो गए। और जो जो बच्चों को सिविल इंजीनियरिंग, मेरी मान्यता ये थी कि जिनका सिविल में या एरो में एडमिशन हुआ और जिनका कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स में हुआ, इलेक्ट्रिकल में हुआ, उनमें मूलतः कोई फर्क नहीं है। उस दिन जब आप एग्जाम दे रहे हैं उस समय आपकी क्या मन स्थिति थी, मौसम कैसा था, आपके सिर दर्द तो नहीं था, बुखार तो नहीं था, घर में कोई झगड़ा तो नहीं हुआ था कि बहुत सारी चीजों पे आपके 2-4 नंबर कम या ज्यादा, बस उन 2-4 नंबरों से ही आप कंप्यूटर साइंस या सिविल इंजीनियरिंग में पहुंच जाते हैं। तो मेरे दृष्टिकोण में जो टॉप के 5-7 हजार बच्चे हैं जेई में, वो लगभग सब एक जैसे ही हैं। लेकिन जिस समय उनको ये बताया जाता है शुरू में रैगिंग के टाइम में कि तुम कंप्यूटर साइंस के हो इसलिए तुम ग्रेट हो, और तुम सिविल इंजीनियरिंग के हो तुम गधे हो, वहीं से जिनको हम गधे कहते हैं उनकी सेल्फ इमेज डिस्ट्रॉय होने लगती है। वो ना उनके लिए अच्छी है ना हमारे समाज के लिए अच्छी है। हमको हमारे समाज में ये बताया जाना चाहिए कि सभी में मूल रूप से वो सारे पोटेंशियल थे, एक जैसी हैं, सब परिस्थितियों की उपज है, और हमें ऐसे काम करने चाहिए, पढ़ाई भी ऐसी करनी चाहिए, नौकरी भी ऐसी करनी चाहिए, ये जो कुछ भी कर रहे हो उसमें कि जो दूसरों के लिए किसी तरह से उपयोगी सिद्ध हो। तो कुल मिला के मैं इसी निष्कर्ष पे पहुंचा हूं कि हमें एक ऐसा मानव बनाना चाहिए जो कि ये जानता हो कि उसको खुश होना है, हैप्पी होना है, और हैप्पी कहाँ से, हैप्पी होने का तरीका ये, हैप्पी होने का तरीका मैत्री, करुणा, प्रेम, उपेक्षा, मुदिता, ये 5 चीजें हैं, और कुछ नहीं है, और सारे मनुष्यों में एक जैसी संभावनाएं हैं। इसी फ्रेमवर्क की लाइट में हमें समाज के लिए उपयोगी होते हुए कुछ करना है। मुझे लगता है कि ये मैसेज जब वो बच्चे सुनेंगे जो इस तरीके के फेज से गुजरे हैं, उन्हें थोड़ा यहाँ पर एक अच्छा मैसेज जा रहा होगा। अगला सर, अब मैं प्रॉपर सोशियोलॉजी से पूछ लेता हूँ क्योंकि बहुत देर आप कह रहे थे कि बाकी चीजें मैं जा रहा हूँ यहाँ पे। सर, जब हम पश्चिम के समाजशास्त्र को देखते हैं तो वो फ्रांस की क्रांति, औद्योगिक क्रांति और उसके तहत हुई उथल पुथल से निकलता हुआ दिखता है। तो वहां पर जब हम समाजशास्त्र का इतिहास पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि हाँ, इस प्रॉब्लम को समझने के लिए हमने समाजशास्त्र का उपयोग किया। और एक पश्चिम समाज की ये वाली भी चीज थी कि उन्होंने अपनी जो निजी दिक्कतें थीं, भूखमरी, गरीबी, बेरोजगारी, इन सब से निजात पा ली थी, और अब हम मटीरियलिस्टिकली फुलफिल हो चुके हैं, तो अब हम स्पिरिचुअल या फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू पे चलते हैं। भारत भी इसी तरीके से था, भारत भी काफी स्पिरिचुअली आगे था, फिलोसफिकली आगे था, लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद से हमें जो इमर्जेंस ऑफ नेशनलिज्म दिखा, उसमें हमें दिखा कि हाँ, हमारी जो मूलभूत प्रॉब्लम्स क्या हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें एक पश्चिम चश्मा भी दिया गया। मेरा प्रश्न यहाँ पर यह था कि समाजशास्त्र क्या इस तरीके से जैसे वेस्टर्न में इमर्ज हुआ, क्या उसकी जरूरत भारत में थी? क्योंकि जब हमने सोशल प्रॉब्लम फेस करी तब हमारे सामने भारतीय सामाजिक विचारक आए, ना कि भारतीय सामाजिक सिद्धांतकार आए। जैसे आपने नाम लिया लोहिया का, गांधी का, जेपी का, विवेकानंद भी हो गए, इसमें बहुत सारे अन्य नाम आ जाते हैं, अरबिंदो हो गए, मैं भी एक शरण जो लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, वो भारतीय विचारक थे। और उन आनंद कुमार स्वामी का, भले आनंद कुमार स्वामी श्रीलंका के हों, लेकिन उन्हें भारतीय विचारक कह सकते हैं। हाँ, तो ये सारे भारतीय विचारक ने सिर्फ फिलोसफिकली, या हम एक कहें जो बृहद वृत्तांत ही नहीं लिखे, बल्कि समाज के बीच में जाके समाज के लिए काम किया और उसी का प्रतिबिंब अपनी किताबों में दिखाया। क्या आपको ये नहीं लगता कि हाँ, जो समाजशास्त्र जिस तरीके से आज हम पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, इसके बजाय चूंकि भारत अभी भी एक तृतीय विश्व युद्ध में आ रहा है, थर्ड वर्ल्ड में आ रहा है, तो हमारे पास अभी भी बेसिक प्रॉब्लम्स हैं और हम इससे निजात नहीं पा पाए। हम बहुत ही
एक्स्ट्राऑर्डिनरी फिलॉसफी या फिर हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी सोशियोलॉजी जो कि वृहद वृत्तांत हैं उनके बारे में बात करने के बजाय सोशल प्रॉब्लम्स पर बात करें और कुछ ऐसे जैसे जेपी लोहिया, गांधी, विवेकानंद, बुद्ध, इस तरीके के विचारकों को पैदा करने के बारे में कोई बातचीत करें, बजाय ये है कि हम डर्कहाइम, मार्क्स, वेबर पढ़ रहे हैं जो कि उतने डायरेक्टली अप्लाई नहीं होते हैं। मेरा यहाँ पे प्रश्न चिन्ह है उस भारतीय समाजशास्त्र पे जो हमने अनायास ही उधार ले लिया है पश्चिम से, बजाय इसके कि हम एक समाज सुधारकों को ज्यादा बनाए। क्योंकि जब मेरे सामने बीए में एक क्वेश्चन था कि हम समाजशास्त्र पढ़ क्यों रहे हैं, तो क्या है का अध्ययन करेंगे, क्या होना चाहिए इसके बारे में अध्ययन नहीं करेंगे। तो मैंने कहा कि जब हमारे सामने इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं तब हम सिर्फ क्या है का अध्ययन ही कैसे कर सकते हैं, क्योंकि फिर हमसे अब बाकी लोग आके प्रश्न करेंगे कि आदित्य तुमने ये पढ़ा, अब बताओ इसका क्या एप्लीकेबल है। और मैं कहूंगा नहीं नहीं, मेरा काम तो बस क्या है का अध्ययन करना था। तो ये एक बड़ी मुसीबत वाला है, क्योंकि विदेश में क्या होना चाहिए इसके बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि वहां सारी चीजें फुलफिल हो गई, लेकिन भारत में अभी भी मुझे लगता है कि इस समाजशास्त्र को उस रूप में देखने की जरूरत है या वो शेप देने की जरूरत है जहां पे हम समाज सुधारक भी पैदा करें जो कि थोड़ा अपलिफ्ट करें सोसाइटी को। क्या कहना है सर आपका इस बारे में? जब आप ये मिश्रा, जब आप ये प्रश्न पूछ रहे हैं तो मेरे दिमाग में तीन बातें आ रही हैं, तीनों को मैं बहुत ही संक्षेप में रखूंगा। जी सर। एक बात तो ये आ रही है कि जो पश्चिम में समाज विज्ञान का जन्म हुआ और आप कह रहे थे कि उससे उन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स हल भी कर ली, मैं कहूंगा ये दो अलग चीज है। विज्ञान का जन्म होना और विज्ञान की ग्रोथ होना एक बात है और समस्याओं का हल होना दूसरी बात है। तो ये इसमें कोई शक नहीं कि समाज विज्ञान का जन्म और यौवन प्राप्ति जो है जो पश्चिमी देशों में हुई वो तो सही है, लेकिन उनकी समस्या इस कारण हल हो गई होंगी ऐसा नहीं है। समस्या जो उनकी हल हो गई वो इसलिए क्योंकि उन्होंने उपनिवेशवाद के माध्यम, साम्राज्यवाद के माध्यम से समस्याएं दूसरे देशों में, एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, जिसको हम थर्ड वर्ल्ड कहते हैं, तो एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के देशों का शोषण करके अपनी समस्याएं हल कर ली। तो वहां का एक जो एवरेज मजदूर था उसकी हालत में सामाजिक आर्थिक हालत अच्छी हो गई, हमारी हालत खराब होती चली गई। ये इसलिए नहीं कि उनके पास समाज विज्ञान था, ये इसलिए कि वहां से इंपीरियलिज्म, वहां से जहाज निकले, बेड़े निकले, नौसेना निकली और उन्होंने दूसरे देशों के संसाधनों पर कब्जा कर लिया और फिर जो भी साम्राज्यवाद के नियम है उसके माध्यम से वो तरक्की करते चले गए, उनके उद्योग तरक्की करते चले गए और हम लोग पिछड़ते चले गए। हमारा औद्योगिकरण एक तरह से नेगेटिव रूप से प्रभावित हुआ। तो ये दो अलग चीजें हैं, समाज विज्ञान और प्रॉब्लम का होना या ना होना। तो ऐसा नहीं है कि अगर हमारे कंट्री में समाज विज्ञान में तरक्की हो तो हमारे देश की समस्याएं भी हल हो जाएंगी। समस्याएं हल होंगी या नहीं ये यहाँ की राजनीतिक सामाजिक परिस्थितियों, विचारधाराओं पे और राजनीतिक दलों पे डिपेंड करेगा। क्योंकि सर मेरा इसी में ब्रांच क्वेश्चन ये था कि जैसे आपने आईआईटी में पढ़ा है तो वहां पे प्रॉब्लम सॉल्विंग पे बहुत ध्यान दिया जाता है कि बच्चा जो पढ़े उससे क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है साइंस में। लेकिन हम सोशियोलॉजी को एज ए डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर पाते हैं और कहीं ना कहीं इसमें फेल हो जाते हैं। इसी वजह से आईआईटी वाला बच्चा ज्यादा बिक जाता है। मैं कह रहा हूँ कि सोशल साइंस के डेवलपमेंट और सोशल इश्यूज को रिजॉल्व करने में कोई संबंध नहीं रहा है। सोशल साइंस वहां पे पश्चिम में डेवलप हुई और उनकी प्रॉब्लम से रिजॉल्व भी हुई। सोशल साइंस तो इसलिए रिजॉल्व तो पहले से थी, उन्होंने कहा अब रिजॉल्व कर ली, अब हमें समाज को समझना है ये हो क्या रहा है। और उन्होंने अपनी प्रॉब्लम जिस माध्यम से रिजॉल्व करी वो माध्यम ये था कि अपनी प्रॉब्लम दूसरों को दे दी। उन्होंने अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका को अपनी प्रॉब्लम दे दी। इस तरह से अपनी प्रॉब्लम रिजॉल्व कर ली। दूसरी बात, ज्ञान के बारे में मैं ये कहूंगा कि सब विषयों के बारे में तो नहीं मैं कह सकता क्योंकि बहुत सारे विषय तो लैबोरेटरी पर आधारित होते हैं, लेकिन समाजशास्त्र का वो विकास जो कि भारतीय समाज के लिए उपयोगी हो वो विश्वविद्यालय में नहीं हो सकता। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जो प्रतिष्ठित समाजशास्त्री वो विश्वविद्यालयों की चार दीवारी में काम करते हैं और वो समाज से कट जाते हैं। तो वो इस बात के तो एक्सपर्ट हो जाते हैं कि जैसे समाजशास्त्र में आज
उसको हम एक्सपर्ट कहेंगे कि जो फूको और बोर्ड्यू और डेरिडा, हैबिटास और इन सब कंसेप्ट को धड़ाधड़ बोल सके, लेकिन उससे भारत की समस्याओं का कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल नहीं है। उससे ऐसा ज्ञान कभी नहीं निकलेगा जो कि भारतीय समस्याओं को हल कर पाएगा। भारतीय समस्याएं कैसे हल होंगी, इसके लिए बड़ा क्रांतिकारी चिंतन की आवश्यकता है, और वो चिंतन हमको गांधी लोहिया जेपी परंपरा में ढूंढना पड़ेगा। अब वो ऐसा चिंतन है कि जो हमें जल्दी से एक्सेप्टेबल भी नहीं होगा, या जो हम खुद या तो कराह उठेंगे उस चिंतन को देख के, या कहेंगे ऐसे कैसे हो सकता है। हाँ। मुझे ध्यान आ रहा है कि गांधी जी से परिवर्तन की बातचीत करने लग जाते, क्योंकि जो आमूल चूल परिवर्तन की, मुझे ध्यान आ रहा है गांधी जी से जमींदारों ने पूछा कि गांधी जी जब देश आजाद हो जाएगा तो जमींदारों की हालत कैसी होगी। तो गांधी जी ने कहा कि जमींदार उतने ही स्वतंत्र होंगे जितने भंगी। ये इसको देखिए, इसको समझने के काफी डीप बोल दिया उन्होंने इसमें। इसको समझ, ये गांधी जी ने कहा कि भाई समस्या ये नहीं है कि वो रॉकफेलर से हमको समस्या नहीं है कि विदेश से कपड़ा आ रहा, अगर इंडिया में भी बड़े उद्योग लगेंगे और यहाँ इंडियन रॉकफेलर्स हो जाएंगे, या विदेशी गवर्नर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स की बजाय इंडियन गवर्नर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स हो जाएंगे तो समस्या हल हो जाएगी, ऐसा नहीं है। हमें एक अलग किस्म की सोच उत्पन्न करनी पड़ेगी। अब वो बराबरी की सोच है। और एक चीज जो गांधी जी सारी जिंदगी करते रहे और महसूस करते रहे कि मैं फेल हो गया हूँ, गांधी जी ने कई जगह कहा है। गांधी जी बहुत, आप ये देखेंगे दुनिया में जितने भी अवतार या बड़े आदमी हुए जिन्होंने समाज के भले की सोची, जिन्होंने भी समाज के भले की सोची, वो कभी ना कभी जाके फ्रस्ट्रेट ही हुए। तो गांधी जी, अगर आप आखिर के दिनों में देखें तो गांधी जी बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड, डिप्रेस्ड, डिजेक्टेड आदमी है, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि भारत की समस्याओं का हल तब तक नहीं हो पाएगा जब तक कि हम गांव की समस्या हल नहीं करेंगे और अछूतों की समस्या हल नहीं करेंगे, हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित नहीं हो जाएगी, एकता स्थापित, और खादी की बात करते थे। तो ये जो हमने पूरा ढांचा विदेश का ले लिया और कहने को स्वतंत्र हो गए, तो ये स्वतंत्रता हमारे लिए और घातक सिद्ध हो रही है। तभी तो आज इतनी समस्या, इतनी जो कोहराम और इतना सब परेशानियां, सुबह जो आप टीवी में देखते हैं गाली गलौज दिन भर, मैं तो ये सब चलता है, बिल्कुल बंद कर दिया। तो ये इतनी समस्याएं और कोहराम इसीलिए है क्योंकि हमने जो गांधी जी के या जो भारतीय समाज के मूल सिद्धांत थे उनको छोड़ दिया, और हमने पश्चिमीकरण को, इस गांधी जी जब कहते हैं कि मैं वो वेस्टर्नाइजेशन को सैटनिक कहते थे, तो कई लोग उसका ये अर्थ निकालते हैं कि वो सभ्यता जो पश्चिम की है वो सैटनिक है, और उसको वो एक ज्योग्राफिकल डायरेक्शन देते हैं। जबकि गांधी जी ये कहते हैं, गांधी जी के तो सारे गुरु पश्चिम से ही आए, चाहे वो टॉलस्टॉय हो, चाहे वो थॉरो हो, चाहे रस्किन हो, गांधी जी के सारे रेफरेंसेस दत्ता को छोड़ के सारे विदेशी मूल के हैं। तो वो पश्चिम उत्तर को ज्योग्राफिकल सेंस में नहीं देख रहे, पश्चिम उत्तर को वो इस तरह से देख रहे। पश्चिम माने, पश्चिम का मतलब गांधी जी का था कि औद्योगिकीकरण के बाद जो एक सभ्यता संस्कृति उत्पन्न हुई उसको वो पश्चिमी सभ्यता कहते हैं। औद्योगिकीकरण से पहले जो ईसाई सभ्यता यूरोप की है, उसमें और भारतीय सभ्यता में कोई फर्क नहीं है। तभी तो गांधी जी बड़े कंफर्टेबल है। टॉलस्टॉय, वो तो कहते हैं मैंने रस्किन से सीखा। कोई उनसे पूछे ये बात आपने कहा, सर्वोदय का सिद्धांत कहाँ से सीखा? रस्किन से सीखा। गांधी जी ने कभी रामायण और महाभारत की बात नहीं की। गांधी जी की बातें पूरी ऐसी हैं, गांधी जी की बातें ऐसी हैं कि जो भारतीय विचारधारा के साथ पूर्ण रूप में सम्मत। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उनके सोर्स जो हैं वो रस्किन, थॉरो, टॉलस्टॉय, इमर्सन, वो कहते हैं हिंदुत्व का सबसे बड़ा गुरु जो इमर्सन है। तो कहीं ना कहीं वो पश्चिम विचारधारा का भारतीयकरण करने में सक्सेसफुल रहे। वो ये मानते हैं कि एक मानवतावादी विचारधारा है जिसको आप
भारतीय कह लो या प्री इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन कह लो, कुछ भी कह लो, मतलब जो हम चाहते हैं, जिस सभ्यता को हम चाहते हैं वो एक सभ्यता है, वो प्रेम पर आधारित है, एकता पर आधारित है, और समाज के लिए उपयोगिता पर आधारित है, ट्रस्टीशिप पर आधारित है। और दूसरी सभ्यता जो पूंजीवाद और इंडस्ट्रियलाइजेशन से निकल के आई, उसको वो वेस्टर्न सिविलाइजेशन कहते हैं। उसके अपने पार्लियामेंट्स हैं, उसके अपने सिविल सर्विस IAS ऑफिसर्स हैं, उसके अपने प्रोफेसर्स हैं, ये सारे के सारे उस समाज को विनाश की तरफ ले जाने वाले। ये जो भारतीय रॉकफेलर, भारतीय प्रोफेसर, भारतीय सेक्रेटरीज, भारतीय उद्योगपति और भारतीय राजनीतिक, जिनको आज के सेंस में भारतीय कहते हैं, ये सब भारत को विनाश के गड्ढे में डालने वाले हैं। अच्छा, ये आप प्रॉपर स्टेटमेंट दे रहे हैं मतलब कि बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल बिल्कुल कह रहा हूँ, क्योंकि ये जो है सब इनको आप, क्योंकि भारतीय प्रोफेसर का मूल जो है पश्चिमी, जिसको पश्चिमी कह रहे हैं गांधी जी, पश्चिमी प्रोफेसर, पश्चिमी नॉलेज से निकला हुआ है। भारतीय पॉलिटिशियन जो है वो पश्चिमी डेमोक्रेटिक नंबर वोट वाला पॉलिटिशियन है, वो पश्चिमी पॉलिटिशियन है, भारतीय पॉलिटिशियन नहीं है वो। और भारतीय एडमिनिस्ट्रेटर भी वो पश्चिमी एडमिनिस्ट्रेटर, उसी फ्रेमवर्क में, मैक्स वेबर के उसी ब्यूरोक्रेटिक फ्रेमवर्क की उपज है वो, जो अपने बारे में सोचता है और रूल्स को भी, रूल्स के बारे में सोचता है, रूल्स से। तो ये जो इसीलिए आज हम इन चीजों को भूल गए। गांधी जी ने जब कहा था, मैं अपनी बात को मनवाने के लिए आपसे कह रहा हूँ कि गांधी जी ने कहा था कि जो पार्लियामेंट है, पहले उन्होंने इसके लिए बांझ या वेश्या, बाद में वेश्या शब्द का इस्तेमाल किया था, तो वो बांझ या वेश्या कहते हैं कि पार्लियामेंट से कोई अच्छी चीज नहीं निकलेगी कभी। तो गांधी जी ये नहीं कह रहे थे कि गांधी जी का ये सरोकार ही नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी है या इंदिरा गांधी है या मोदी है या कोई है। राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, नेहरू, मोदी, वो सबको उसी एक फ्रेमवर्क में खड़ा हुआ देखते हैं, जो उनके हिसाब से ग्राम पंचायत बढ़िया से काम करे, बाकी मैं उस राइट जो स्मॉल रिपब्लिक है, वो वाली चीज यहाँ पर आ जाती है। तो सर सोशियोलॉजी की नीड यहाँ पर, बस थोड़े से और क्वेश्चन और फिर मैं आपको दे सकता हूँ। क्या सर बोर हो रहे हैं आप क्या? फिर नहीं, मैं बोर नहीं होता, बातचीत से मैं बोर नहीं होता। तो क्या नीड दिख रही है आपको इंडियन सोशियोलॉजी की, उसी तरीके से जैसे वेस्टर्न में है? इंडियन सोशियोलॉजी को उद्देश्य वही होने चाहिए। अगर मैं समाज के लिए क्या उपयोगी है इस परिप्रेक्ष्य में देखूं, तो समाज शास्त्र के डिपार्टमेंट्स बंद कर दिए जाने चाहिए। और जब समाज के बारे में कोई चिंतन की आवश्यकता हो, तो उन स्वयंसेवी संस्थाओं या उन सामाजिक कार्यकर्ताओं से बातें की जानी चाहिए, जिन्होंने अपने जीवन का एक लंबी उम्र गांव में, शहरों में, उत्तर प्रदेश में, चेन्नई में, कर्नाटका में, भारत जिसको हम भारत कह सकें, उस भारत में लोगों के बीच उनके सुख दुख के पार्टिसिपेशन में बिताई। और ये हम जितना जल्दी कर लें, और हम जितना जल्दी फूको और बोर्डियो, समाजशास्त्र का डिपार्टमेंट बंद करके कौन सा डिपार्टमेंट खोलना चाहिए फिर? समाज सुधार डिपार्टमेंट? जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है, इन्हीं को हमें समाजशास्त्र के डिपार्टमेंट समझना चाहिए, जो जेन्युइन सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है। तो तब हमें कार्ल मार्क्स, डर्कहाइम, वेबर, बॉर्डियू ये जरूरत पड़ेगी, तब हमें ये सब भटकाने वाले गांधी, इन सब के बारे में बातचीत करनी पड़ेगी, और इन्हीं के विचारों को डेवलप करके हम इंडियन सोसाइटी में वही करते रहेंगे, तो वो ऐसा हो जाएगा कि जैसे किसी नदी में से नहर, और फिर नहर में से नहर, और नहर में से नहर, तो एक प्रोफेसर बन गया, उसने PhD स्टूडेंट निकाले, उन्होंने फिर PhD स्टूडेंट निकाले, और वो नहर कभी भी किसी खेत में नहीं जाती। नहर में से नहर, नहर में से नहर में, ऐसी नहरें जो कभी किसी खेत में नहीं जाती। हमारा समाजशास्त्र का ज्ञान ऐसा है। तो सर आप ये बात एज ए समाजशास्त्री कह रहे हैं, और कहीं रिस्क तो नहीं ले रहे हैं आप इस बात को कहने का? रिस्क देखिए, आपको मेरी बात नहीं, कोई बात नहीं, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं तो शुरू से ही कहता रहा हूँ, क्लास में भी कहता रहा हूँ कि समाजशास्त्री की नौकरी में इसलिए कर रहा हूँ कि जीवन निर्वाह हो।
और सामान्य रूप से एक और अब आप ये बात सुखी। कह भी सकते हैं प्रॉपरली ढंग नहीं, से। मैं पहले से ही कहता रहा हूँ, मैंने कभी भी ये नहीं क्लेम किया तो कि सर मैं एक चैनल अच्छा पे आ जाएगा समाज। ना, बात ये है। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं क्लास में ओपनली यही कहता था कि ये मेरी नौकरी है। हाँ, बाकी आप मैंने जो सामाजिक कार्य हैं वो अलग तरीके से करते रहेंगे। राइट राइट। मैंने मैंने सोशियोलॉजी की किताबों, मुझे लगता है कि जो कुछ अगर मैं समाज के बारे में कुछ सीख पाया हूँ, तो उसका बड़ा श्रेय तो गांधी जी को या लोहिया को या अरविंदो घोष को, हम्म। ऐसे लोगों को है, या विवेकानंद को। हम्म। या टैगोर की कविताएं हैं, प्रेमचंद की कहानियां हैं। सेम सर। प्रेमचंद की कहानी पढ़ के हमारे भारतीय समाज के बारे में काफी कुछ सीखने मुझे को मुझे मिलता तो है। सर बहुत रेलेवेंट लगती है, मतलब वो जो एसेंस होता है वो वहां पर दिख जाता है कि क्या तासीर जो की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। कंटेम्प्रेरी राइटर्स हैं, जो हम्म। ट्राइब्स पे लिखते हैं, समाज पे लिखते हैं, मैं तो कहूंगा कि टालकट पार्सन से को छोड़ के तो अगर आप काशीनाथ सिंह के उपन्यास पढ़ लो, तो आपको बनारस के और आसपास की अपने उत्तर प्रदेश की सभ्यता ज्यादा वहाँ अच्छे का से समझ में आ स्ट्रक्चर जाएगा। फंक्शनलिज्म हमें ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, बजाय हम एजीआई राइट मॉडल को पढ़ें और एक वृहद राइट। वृत्तांतों के बारे में बातचीत करें। नागार्जुन को पढ़े। बिल्कुल 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 सर। हिंदी भी था मेरा सर बीए में, लेकिन फिर मैंने छोड़ दिया था क्योंकि टफ पढ़ रहा था, और सोशियोलॉजी मुझे ज्यादा समझ में आ रही थी इस बारे में। बुक्स के बारे में सर बात आई है, सर क्या कभी ऐसा मौका पड़ा है, क्योंकि अब ये भी एक प्रॉब्लम आती थी कि यूपीएससी की आपको जो सोशियोलॉजी मेंस का है उसकी कॉपी चेक करने का मौका मिला हो, ऐसा कभी हुआ? एक ही बात। एक बार तो सर क्या आपने उसके डिसाइड बाद कर मैंने पाया? मना कर दिया, क्यों उसके बाद क्यों? मैंने मना कर दिया। सर बहुत हॉट क्वेश्चन रहता है कि आप इतने सारे प्रोफेसर्स का इंटरव्यू लेते हैं, उनसे पूछिए कि यूपीएससी के आंसर कैसे लिखे जाएंगे, यूपीएससी के एक्चुअली क्या हुआ, बारे में क्या होता है। एक, हाँ सर। क्या हुआ कि जब मैं पहली बार पेपर एग्जामिन करने गया दिल्ली, हाँ। तो अलग अलग विश्वविद्यालय से और भी प्रोफेसर थे हम्म। और मैं था, तो कई सारे लोग काफी जांच रहे थे। हम्म। तो मैं कुछ प्रश्नों के उत्तर को लेके मतभेद हो गया। हम्म। तो मुझे आज भी ध्यान है कि वो प्रश्न था कुछ संस्कृताइजेशन वेस्टर्नाइजेशन से रिलेटेड, संस्कृताइजेशन से रिलेटेड था। हम्म। और चूंकि मैंने एम.एन. श्रीनिवास की सोशल चेंज इन इंडिया ओरिजिनल पढ़ रखी थी, हम्म। तो संस्कृताइजेशन के बारे में मेरी एक धारणा थी कि हम्म। सही उत्तर ये है। हम्म। और वो जो दूसरे प्रोफेसर थे जो कि स्टेट यूनिवर्सिटी से कॉलेज से आए थे, हम्म। तो वो उनकी धारणा वो थी जो कि सोशियोलॉजी की मेडिजीज में और अक्सर जी, मैं जो लिखी होती थी, आप हाँ, क्या कहना जो चाह रही? शॉर्ट नोट्स की टाइप की होती है। तो मुझे कुछ मजा नहीं आया उनके साथ बातचीत करके, मुझे लगा कि कहाँ फंस गए। हम्म। और फिर सॉरी। मिला के कुल मिला के मुझे ऐसा नहीं लगता कि फिर मेरे मेरे बस का भी नहीं था। वो जब क्वेश्चन पेपर बनाने को आपको कहते हैं, एक हम्म। आध दो बार मैंने बनाया, फिर वो अ, बहुत सारी कापियां भेज देते हैं। अब मुझे नहीं लगता कि जो समय वो देते हैं उस समय में मैं इतने सारी कापियों के साथ जस्टिस कर सकता हूँ, या तो इसलिए कि मैं आलसी हूँ या जो भी कारण हो, तो मुझे नहीं लगता था कि मैं जस्टिस कर सकता हूँ। तो इसलिए मैंने कभी फिर यूपीएससी में जाना एक्सेप्ट नहीं किया। तो बहुत बार अक्सर ही निमंत्रण आ जाते हैं, लेकिन मैं गया कभी नहीं, तो सर क्या एक दोबारा गैप नहीं। गैप दिखता है कि हाँ जो मैं जानता हूँ और जो बच्चा जानता है वो कुछ अलग ही चीज है, या एक अन्य तरीके का संरचनात्मक बात है? बच्चों को ठीक से पढ़ाया नहीं जा रहा, ऐसा मुझे लगता है। बच्चों को ठीक से पढ़ाया नहीं जा रहा, और पहले टीचर्स को पढ़ाने की जरूरत है। सब टीचर्स के बारे में हम ऐसा नहीं कह सकते, ऑफ हाँ। कोर्स। अब आप ये क्या मैं आंध्र वेदे से भी ऊपर हूँ क्या? नहीं, ऐसे नहीं सब नहीं, टीचर्स के बारे में नहीं कह सकते। लेकिन लेकिन एक जो एक आम आलोचनात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए। लेकिन जो एक आम टीचर है यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट का, और पीजी कॉलेजेस में जो आम टीचर है, उसका लेवल बहुत कम है, बहुत लो है। हम्म। और ये हिंदी के बारे में तो और भी प्रॉब्लम है कि मैं बीएचयू में कहीं भी कभी पब्लिक लेक्चर दिया स्टूडेंट्स में, तो मैं ये कहता हूँ भाई, हिंदी जो हमारी मातृभाषा में काम होना चाहिए, और एक अच्छे समाज में मातृभाषा में ही काम होता है, वो सब ठीक है। लेकिन मातृभाषा को
सरस्वती से जोड़ो। मातृभाषा का मतलब ये नहीं है कि घटिया किस्म की नॉलेज, हिंदी की नॉलेज भी उसी उत्तम कोटि की नॉलेज हो सकती है जो कि इंग्लिश में हो सकती है, फ्रेंच में हो सकती है, जर्मन में हो सकती है। बिल्कुल। तो हिंदी में अच्छे किस्म के जर्नल्स और बुक्स के अनुवाद हो, और हिंदी में उसी कोटि के, उसी मेरिट के स्टूडेंट्स पढ़ने आए हिंदी माध्यम से, और उन्हीं परिवारों के बच्चे आए, अच्छे परिवारों के बच्चे आए जिनमें कॉन्फिडेंस है, मेरिट है। तो हिंदी को सरस्वती से जोड़ने की जरूरत है। अभी क्या है कि हिंदी और इंग्लिश वालों में बहुत गैप हो जाता है। बिल्कुल 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 सर, यही मेरा अगला प्रश्न भी था कि ये जो हिंदी की किताबें रहती हैं जिसमें उसमें बहुत गैप है, और बहुत इवन गैप, इवन अगर मैं जेपी सिंह सर की बातचीत करूं तो उन्होंने एक बहुत अच्छा लेवल, गैप है। एक अच्छा लेवल टच करवाया है, जो हम लोग बीए में पढ़ते थे। लेकिन वो जो गैप रहता है उसको तो वो मानते ही हैं कि हाँ उतना वो फिर बहुत नहीं हो बहुत पाएगा। बहुत गैप। एक तो ये कि पहले से सेलेक्टिविटी हो जाती है कि जो बहुत ही, जो बड़े घरों के आए हुए ब्राइट, सो कॉल्ड ब्राइट बच्चे होते हैं और जिनकी बैकग्राउंड अच्छी होती है, वो तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, आईआईटी, आईएम्स में चले जाते हैं। और जो उतने अच्छे नहीं होते या सामान्य परिवारों के होते हैं, या जिनका भाषा पर अधिकार नहीं होता, कम्युनिकेशन स्किल्स जिनकी पुअर होंगी, किसी तरह से वो पुअर ही हो जाते हैं। तो वो पुअर जो है फिर वो स्टेट यूनिवर्सिटी, और आजकल तो ये भी है कि कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए कि बहुत फेयर सिलेक्शंस भी नहीं होते हैं। बिल्कुल। तो उसकी वजह से जो पीजी कॉलेजेज हैं और स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, वहां पे सही किस्म के टीचर्स भी नहीं है। और फिर ऐसी भी जगह है जहाँ की टीचर एक भी नहीं है और सोशियोलॉजी के बीए के बैचेज निकल रहे हैं। बिल्कुल। ऐसे भी कॉलेजेज हमारे देश में हैं। तो ये स्थिति बदलनी चाहिए। तो इस बारे में मुझे ज्यादा रेलेवेंट वो वाली बात लगती है जो आपने पहले कही कि हाँ हम डिपार्टमेंट को बंद कर देना डाउन चाहिए, करें और उन डिपार्टमेंट्स को स्पॉन्सर करें स्टेट वाइज भी, क्योंकि समाजशास्त्र अब जब लखनऊ यूनिवर्सिटी में 1921 से शुरुआत हुई तो अब 2021 में उसको 100 साल हो गए। लेकिन हम जब इन 100 सालों को ट्रेस कर रहे हैं तो बहुत सिग्निफिकेंटली हमें प्रॉपर आज आप लखनऊ विश्वविद्यालय को, लखनऊ विश्वविद्यालय में मेरे सब मित्र ही हैं। हाँ। तो ऐसी कोई, मैं दुर्भावना से नहीं कह रहा, लेकिन आप जो आज के फैकल्टी हैं, उनमें से किसको कह सकते हैं कि उनमें वही मेरिट है जो राधा कमल मुखर्जी या डीपी मुखर्जी उनमें किसी में थी, या ए.के. शरण के इक्विवेलेंट कौन है? सर एक कोट था किसी का कि उसका काम उस समय नहीं पता चलता है जिस समय वो लिख रहा होता है, बल्कि उसके 50 साल बाद पता चलता है कि उसने लिखा था। 50 साल बाद भी नहीं पता लगे। तो अभी तो सर मैं इसको कहने के लोग है ही कहने की स्थिति में नहीं हूँ, नहीं रहे। लेकिन ये हो सकता है कि हमारे बच्चों के बच्चों जब समाजशास्त्र पढ़ेंगे तो अगर उन्हें लखनऊ विश्वविद्यालय से किसी प्रोफेसर को पढ़ाया जाएगा तो तब शायद हमें पता चलेगा कि हाँ उस इसलिए नहीं पढ़ाया जाएगा क्योंकि ये किसी विषय पे ओरिजिनल चिंतन नहीं कर रहा है। हाँ। प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने जो आज के कुछ तो ऐसे हैं कि वो कुछ नहीं कर रहे, बिल्कुल, और कुछ ऐसे हैं कि जो किसी विषय विशेष पर लिख रहे हैं, कि मान लो एनवायरनमेंट पे लिखना, जेंडर पे लिखना, क्राइम पे लिखना, तो उस पे लिख रहे हैं और उस पे वो जो बाहर से कोई ओरिजिनल चिंता, ऐसा ये चीज एक तरह से पूरे हमारे देश पे लागू होती है। देखिए अच्छे प्रोफेसर आप तब बना पाएंगे कि जब आप किसी को प्रोफेसर का दर्जा दें या किसी को लेक्चरर बनाएं यूनिवर्सिटी में, और उसको वो स्वतंत्रता दें कि जो तुम्हें अच्छा लगे वो करो, और उनका व्यक्तित्व भी ऐसा हो कि तो सर उनको अच्छा लगता है कि वो नहीं पढ़ाए। और एक दो जो उनके प्री ऑक्यूपेशन, जो उनके क्वेश्चन है जिनके वो उत्तर तलाशना चाहते हैं, सारी जिंदगी लंबी मेहनत करके वो उनके उत्तर ढूंढते रहें और फिर लिखें। विदेशों में तो ऐसे ही होता है। बिल्कुल बिल्कुल। जिनके हम नाम लेते हैं ये वो लोग हैं जिनको जो अच्छा लगा वो उन्होंने किया और उसके लिए समाज ने सुविधाएं मुहैया कराई। ऐसा थोड़ी होता है कि आपका यूनिवर्सिटी में अब एज ए सोशियोलॉजिस्ट अपॉइंटमेंट हो गया और आपको ये 3 पेपर पढ़ाने पड़ेंगे और हफ्ते में 15 क्लास लेनी पड़ेंगी, और फिर आपको अपने इसके अलावा अपने प्रमोशन के लिए किसी भी विषय पर
कुछ किताब या पेपर लिखने पड़ेंगे। और वो किताब चाहे पेपर लिखना तो हम लोगों को पता ही है कि किस तरीके से। पता है किस लेवल का होता है, ज्यादातर तो आजकल तो हिंदी मीडियम में और सब कुछ सारे खेल हैं वो। तो इसलिए जो आप कह रहे हो, आपको खैर यही कहना चाहिए क्योंकि आप विद्यार्थी हो, कि शायद हमारे वर्तमान फैकल्टी का मूल्यांकन 50 साल बाद सही होगा। और मैं एक बुढ़ा सोशियोलॉजिस्ट होने के नाते जो कुछ नहीं कर पाया जिंदगी में, हाँ। ये कहूंगा कि कुछ व्यवस्था में ही दोष है, जिसकी वजह से ए के शर्मा जैसे ही लोग पैदा हो रहे हैं और ढंग के लोग नहीं पैदा तो हो सर रहे। इस कंटेम्परेरी में आपके फेवरेट सोशियोलॉजिस्ट कौन है? अगर हम विदेश को भी ले या भारत को भी ले, आपको लगता है कि हम मैं इनको पसंद करता हूँ, उनका काम पढ़ना पसंद करता हूँ, कौन होंगे वो? कुछ नाम अगर। जैसे आप अगर सही तरीके से फूको को समझ सकें, हम्म। हम्म। फूको, ये जो पोस्ट मॉडर्निस्ट राइटर्स हैं इन जनरल, हम्म। ये पढ़ने योग्य है, भारत में। लेकिन इनको पढ़ाने वाले लोग चाहिए। प्रॉब्लम क्या है कि इनमें से किसी को भी अगर आप ले लेंगे तो वो जिन शब्दों को इस्तेमाल कर रहे हैं, हम उन शब्दों के अर्थ ही ढूंढते रह जाते हैं हम्म। कि और हम बहुत ही हमारे इर्द गिर्द रह के हम लोग बस उस मतलब को बताते हैं, बस उसकी जबकि डीप मीनिंग नहीं बताते। जबकि वो जिन शब्दों को यूज कर रहे हैं, वहां के एक हाउसवाइफ भी उसी शब्द को उसी अर्थ में यूज कर रही है। ठीक है, हम्म। ये एक फर्क है कि बोर्डियो हैबिटस जिस शब्द अगर यूज कर रहा है, हम्म। तो उनके देश की एक हाउसवाइफ भी उसी अर्थ में यूज कर रही है। हम तो सारी जिंदगी इसी में निकाल देते हैं कि हैबिटस है क्या। तो हम लोग की प्रॉब्लम ये, तो हमें इन लोगों को पढ़ना चाहिए, इनके मूल ये कहना क्या चाह रहे हैं। हमें ऐसे प्रोफेसर पैदा करने होंगे जो ये बता सकें कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। हम्म। तो सर इस मामले में आपको कौन लगता है कि इंडियन सोशियोलॉजिस्ट आपको पसंद हैं, या काम कर रहे हैं, या किताब आप लिखते हैं वो लिखते हैं तो आप पढ़ते हैं? कुछ ऐसा फेवरेट होंगे कुछ कंटेम्पररी में या पास्ट में, जो भी हो सकता है। उस लेवल के लोग तो नहीं दिखाई दे रहे, क्योंकि या तो वो यूनिवर्सिटी टाइप के हैं या फिर कुछ, मतलब वो ऐसा आदमी जो उनकी जो गुण थे ना, बॉडी वगैरह के, पियर बोर्डियो या इन लोग, ये पब्लिक इंटेलेक्चुअल भी हैं, ये सोशल साइंटिस्ट भी हैं, और ये पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी हैं। बहुत बढ़िया। है ना। तो वो वाला कॉम्बिनेशन हम जैसे मुझे एलन लगता है टुराइन सर इसमें इसमें एक प्रॉब्लम ये भी आ जाती है कि हम लोग बनना चाहते हैं और वो लोग बस कर देते हैं काम। उन्हें इस बात से मतलब नहीं होता कि हम बनेंगे, चलो चलो हम बनते हैं। पियर बॉर्डियू और दुर्खाइम वेबर, अब लोग बनना चाहते हैं वाली बात होती है। टुराइन ने सोशल मूवमेंट को स्टडी करने का कोई तरीका आपको बता दिया, उसने कहा आइडेंटिटी ओरिएंटेड पैराडाइम बता दिया। लेकिन भारत के अच्छे से अच्छे सोशियोलॉजिस्ट आइडेंटिटी ओरिएंटेड पैराडाइम पे 2-4 पन्ने लिख सकते हैं। ओके। लेकिन वो आइडेंटिटी ओरिएंटेड पन्ना, जो एक आइडेंटिटी ओरिएंटेड पैराडाइम जो टुराइन के लिए एक स्वाभाविक तौर पे स्वतः स्फूर्त तरीके से जो निकल के आया, वो तब निकल के आया जबकि उसने एक वो सोशियोलॉजिस्ट भी था और वो सामाजिक आंदोलनों का हिस्सा भी था। ओके। तो सामाजिक आंदोलन थ्योरी को जिया एक तरीके से, आप ये कह सकते हैं जिया वो पानी में उतरा भी था ना, कि उस पानी के ऊपर से बता दिया कि हाँ रंग ऐसा है, टेम्परेचर है। राइट। लेकिन यहाँ पे जो सोशियोलॉजिस्ट हैं उनमें अधिकांश तो ए के शर्मा जैसे ही हैं, तो उनके लिए नौकरी है, तो नौकरी वालों से वो चीजें नहीं निकल पाएंगी। लेकिन मुझे लगता है कि आईआईटी ने एक अच्छा स्कोप दिया होगा कि बच्चों से हम उस लेवल पे, बेस लेवल पे जाके बातचीत करें और समाज शास्त्र से ज़्यादा उनको समाज और बाकी तरीकों की चीज़ों की समझ करें। क्योंकि मुझे याद है, मैं एक लड़के से मिला था जो जिसने बीटेक किया, उसको कास्ट के कॉन्सेप्ट से बहुत रूबरू नहीं था। और उसने कहा कि मैंने सोशियोलॉजी इसलिए पढ़ी ताकि उसका ब्रेकअप हो गया था क्योंकि उसकी कास्ट नहीं मैच कर रही थी और बहुत अन्य तरीके की चीज़ें। तो फिर मैंने कहा कि वेलकम टू द सोशियोलॉजी, अब आप समझ पाएंगे कि वो चीज़ें क्यों हो रही हैं और आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये वाली एक मुझे लगता है कि आईआईटी ने एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया होगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने
हाँ। मैंने एक तो ए के शर्मा आपके सामने रखा और एक जो आइडियल सोशियोलॉजिस्ट रखा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ए के शर्मा ने कहीं ना कहीं ए के शर्मा थोड़ा बहुत उस आइडियल सोशियोलॉजिस्ट से प्रभावित था और इसलिए मैं एज ए टीचर और टीचरों से अलग भी था, ये मैं कह सकता हूँ। ये अच्छी चीज है। और हाँ सर, कुछ कहना चाह रहे हैं, हम बोल लीजिए। ये मुझे दिखता था क्योंकि आज भी स्टूडेंट्स जो है लिखते रहते हैं, कहते हैं कि हमने आईआईटी में जो कुछ भी पढ़ा उसमें आपके कोर्स से जो सीखा वो ही काम आ रहा है, और जो और चीजें हमने कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स इंजीनियरिंग और मैकेनिज्म सीखी थी, वो नहीं काम आ बार रहा। डायग्राम सीखे थे, उतना काम नहीं आ रहे हैं वो। कई लोग बहुत अच्छे दोस्त हो गए हैं हाँ। और फेसबुक पे या कहीं कहीं वो कनेक्ट करते रहते, लिखते रहते एक हैं कभी अच्छे कभी प्रोफेसर कुछ। की सर यही निशानी कि वो जितना बच्चों में घुल मिल सके, क्योंकि उसकी आइडेंटिटी बच्चों की वजह से ही है, मुझे लगता है। बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल बिल्कुल यहीं बिल्कुल। से सर मैं लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगा आपकी पर्सनैलिटी का, जो जरूर। मुझे लगा जितने प्रोफेसर से मैं मिला अब तक, मैं इसको बहुत बढ़ा चढ़ा के नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन हाँ, मोस्ट हम्बल अगर मैं किसी को खिताब दूं तो वो ए के शर्मा सर होंगे। ये पर्सनैलिटी कैसे बनती है? क्योंकि मुझे लगता है कि हाँ, एक प्रोफेसर के अंदर बहुत वो वाली चीज आ जाती है कि अरे मतलब मैं हूँ ये और ये हैं बच्चे। क्योंकि जो वॉल्टर लुबिन है, जो फिजिक्स के टीचर है, वो भी कहते हैं कि हाँ, बहुत जगहों पे ये वाला गैप चलता है और हम इस गैप को बहुत कम करने की कोशिश करते हैं। आप में हम्बलनेस कहाँ से आती है? व्हाट इज द सोर्स ऑफ अगर दिस? अगर मेरे अंदर हम्बलनेस है, मालूम नहीं है या नहीं है, अगर है तो उसका सोर्स ये है कि मैं शुरू से ये महसूस कर रहा था, जब से आईआईटी में आया है उससे पहले से, कि मुझे जो होना चाहिए मैं उस लेवल का नहीं हूँ। ओके। तो मुझे जो है कोशिश करते रहना है, तो इस बारे लेकिन में घमंड भी आ सकता था कि देखो देखो मुझे तो ये वाली चीजें मिल गई, मैं कितना ऊपर नहीं, हूँ। मुझे घमंड नहीं रहा, गिल्ट रही, हमेशा एक अपराध भावना रही कि ए के शर्मा को जैसा सोशियोलॉजिस्ट होना चाहिए था, जैसा इंसान होना चाहिए था, हाँ। वैसा वो नहीं नहीं है। तो सर तो कैसा होना चाहिए एक था, इस बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए। ऐसा होना चाहिए था कि जो कुछ सोशियोलॉजी के ऐसे ओरिजिनल कंसेप्ट दे पाता जिससे भारतीय समाज के बारे में नए सिरे से चिंतन हो पाता और भारतीय समाज में परिवर्तन लाना संभव हो पाता। कुछ विद्यार्थियों के लिए जो सामाजिक आंदोलन से जुड़े हुए, मेरे उन कंसेप्ट को लेके कोई आंदोलन करना संभव हो पाता, ऐसा होना चाहिए था। ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो मैं नौकरी करता रहा। जितने मेरे को ये इस गिल्ट को रखते हुए, अपराध भावना को रखते हुए कि मैं उतना अच्छा नहीं हूँ या उतना उपयोगी नहीं हूँ जितना होना चाहिए, इस गिल्ट को बनाए रखते हुए मेरे बस, मैं नौकरी करते हुए जो कुछ कर सकता था वो करता था। ये काफी काफी बड़ी बात बोल दी, क्योंकि मुझे लगता है बहुत सारे लोगों में इस तरीके का भाव नहीं होता। वो तो अपने अचीवमेंट को बहुत ऊपर ही लेवल से देखते हैं और बच्चे को बहुत ही नीचे तरीके से, जो कि मैंने कई बार पर्सनली भी फेस किया। लेकिन आप और बाकी प्रोफेसर से मैं बहुत कुछ सीखता रहता हूँ। सर, बातचीत को अब हम एंड करते हैं। एंड नोट अगर बिल्कुल। आप कुछ कहना चाहें। मेरे स्टूडेंट, मेरी कोशिश ये रही कि मेरे स्टूडेंट्स अपने आप को मुझसे ऊपर समझें। आपसे ऊपर समझे? हाँ, मुझसे वो अपने को ऊपर समझे। नहीं सर, ऐसा तो नहीं होगा, नहीं क्योंकि नहीं, भारतीय दर्शन उद्देश्य में गुरु शिष्य परंपरा वाली जो चीज रहती है, उसमें तो ये वाली चीज शायद अभी नहीं हो पाएगी। हाँ, विदेश में जरूर होते हैं, तो आपके ऊपर शायद 4 क्रिटिकल पेपर्स निकाल दिए जाते हैं कि व्हाट अरुण शर्मा डू एंड ऑल दैट थिंग्स, बट दिस इज नॉट पॉसिबल इन इंडियन सोसाइटी कि हाँ, हम तुरंत वो वाली चीज कर सकें। एटलीस्ट मुझे लगता है शायद यूपी और जो नॉर्थ कॉरिडोर है, इसमें तो कम से कम नहीं। ये वाली बात साउथ में ज्यादा देखने को मिलती है कि हम अपने प्रोफेसर को नाम लेके बुलाएं या हम नॉन रिस्पेक्टेबल भाव रखें, क्योंकि हमें लगता है कि हाँ, ये तो प्रोफेसर ही है। ये चीज मैंने थोड़ी सी जेएनयू में भी देखी कि हाँ, वो एक आदमी है और वो पढ़ाता है, बस हमें उससे हमारा उतना बहुत वास्ता नहीं है और हम पैर वैर नहीं छुएंगे या हम उतनी रिस्पेक्टफुलनेस वाली चीज नहीं दिखाएंगे। मे बी ये वाली चीज आपने भी शायद क्या इस बात को ऑब्जर्व किया? नहीं, मैं तो जो मेरे विद्यार्थी संपर्क में आ जाते थे, तो
सबसे पहला काम तो मेरा ये होता था, मेरा स्वभाव है या उत्तरदायित्व कह लो, ये कि मैं उसके साथ प्रेम के संबंध स्थापित कर सकूं, एकता के, और उसमें एक हिम्मत भर सकूं कि वो मुझसे ऊपर जा सकता है। बहुत बढ़िया। बाकी सोशलाइजेशन क्या है, संस्कृताइजेशन क्या है, ये ना भी पता हो स्टूडेंट को तो कोई बात नहीं। एक बार आपने स्टूडेंट में वो हिम्मत भर दी कि वो हमसे भी ऊपर जा सकता है और उस समाज को समझ सकता है और समाज में परिवर्तन ला सकता है, तो आपका काम अचीव हो गया। फिर जो उसको जिस चीज की जरूरत पड़ेगी वो खोज लेगा, नेट पे खोज लेगा, लाइब्रेरी में खोज लेगा, कहीं भी खोज लेगा। एक रीढ़ की हड्डी मिल जाएगी, बस ये वाली चीज है। तो ठीक है सर, बहुत समय मैंने थैंक यू आपका मिश्रा लिया, जी, थैंक यू, मुझे बहुत और अच्छा लगा आपसे बात मुझे करके। मैंने आपसे आधे घंटे का टाइम मांगा था, लेकिन अब शायद ये 2 घंटे 2 घंटे होने जा और रहा है। मुझे आशा है कि बहुत कुछ कचरा बोला, लेकिन एक आध बात जरूर ऐसी मैंने कही नहीं सर, होगी क्योंकि जो विद्यार्थियों के लिए काम की हो सकती है। मुझे मुझे आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज से ये वाली चीज निकली कि हम चीजों की खुदाई ना करें, बल्कि हम लोगों की डिगिंग करें, उनकी बातों की डिगिंग करें, तो हमें एक्चुअल रियलिटी समझ में आएगी। तो जब मैंने, आप देखेंगे अगर पूरे वीडियो को, तो जब मैंने शुरू से डिगिंग करना शुरू किया, तो तब जाके थोड़ी सी क्रूड रियलिटी, जो डार्क तो रियलिटी होती है, वो निकल जो के। जो जो भी आपके इस वीडियो को देखेगा उसे एक दो पॉइंट तो जरूर सोचने का मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं यही चाहता हूँ कि प्रोफेसर्स के जीवन से रूबरू कराएं और उन्हें सोचने में मजबूर करें। सर, आपका हमारे साथ थैंक यू, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूँ कि आपका आज का दिन शुभ हो, और बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू, आपसे आज थैंक यू, मिलने के। और जैसे ही आप थैंक यू, लखनऊ आइएगा मुझे बताइएगा, हम लोग बिल्कुल, मिलने के लिए बहुत थैंक यू, आतुर हैं आपसे। थैंक थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।